हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। क्या हालचाल आप सभी लोगों के। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। क्या मेरी आवाज आप सभी लोगों को आ रही है? क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं? यस प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। क्या मेरी आवाज आप सभी लोगों को आ रही है अच्छे तरीके से? यस 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 यस। क्या हाल है सभी लोगों के? हेलो, गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस, रोहन, रुचि, सुप्रिया, ऑल राइट, वेदांत, विक्रम, छाया, अनिकेत, कौशिक। ठीक है, तो कैसे हो आप सभी लोग? वेरी गुड इवनिंग। हिमांशु, साई प्रसाद, अनुज, सुमन यादव, तनु यादव, नैना, विधि, अंकिता, विश्वजीत, पंकज गुप्ता। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ पर आज मैं आपको पूरा यूपीएससी के सिलेबस को समझाने वाला हूँ। राइट, हम लोग इस सिलेबस को डिटेल से देखेंगे कि यूपीएससी ने क्या क्या चीजें दे रखी हैं। मैं आपको ये सिलेबस अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आप वहां से ये सिलेबस की एक अपना जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इस सिलेबस को आइए हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करते हैं कि सर हमको पढ़ना है तो हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, ये पहले हमको पता होना चाहिए। और ये भी आपके एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, क्योंकि हम तैयारी तो करने जा रहे हैं, लेकिन तैयारी करनी है तो कैसे करनी है, किस चीजों को पढ़ना है, ये हमको पता होना यहां पर चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? ठीक है भाई लोग। यस, चलिए शुरू करें, स्टार्ट करें। तुम लोग ऐसा क्यों बोलते हो यार? 1 मंथ, एक स्टूडेंट कह रहा है सर 1 मंथ टाइम पास करवाइएगा। क्यों ऐसा बोल रहे हो भाई? सिलेबस नहीं जानना है आप लोगों को? मैं बंद कर दूं क्लास, बताओ, जैसा भी कहो, मुझे कोई इशू नहीं है भाई। पर तुम लोग ही आके फिर पूछते हो, तुम ही लोग आके सवाल करते हो कि सर सिलेबस कहाँ मिलेगा, सर हमें ये चीज़ पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, हाउ विल कम टू नो। सिर्फ टॉपिक पढ़ लेने से आपको क्लियर नहीं होगा कि सिलेबस ये हमारा है कि नहीं। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि हमारे सिलेबस का पार्ट क्या है, ताकि दोस्तों आपको ये पता चले कि एग्जाम में क्या क्या पढ़ना है। सबसे एक बात आपको बता के जा रहा हूँ, यूपीएससी का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जहां पर हमें क्या नहीं पढ़ना है ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि द सिलेबस इज वेरी वास्ट। अगर आपको सब कुछ पढ़ने बैठ जाओगे तो फिर आप 1 साल 3 साल क्या, आप 5 6 7 8 साल में भी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसलिए व्हाट यू डू नॉट हैव टू स्टडी, वो आपको क्लियर होना चाहिए। और वो क्लियर तब होगा जब आप यूपीएससी के द्वारा दिए गए सिलेबस को अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ोगे। तो चलिए इसको हम लोग मेरे साथ यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप आके इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर पीडीएफ को शेयर कर दूंगा आफ्टर दिस सेशन। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं अपने आज की इस चीज़ों को। तो देखिए, सबसे पहली बात, आपको पैटर्न यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, आपको पैटर्न यहाँ पर क्लियर है। एग्जाम का पैटर्न क्या है सर? सर एग्जाम का पैटर्न कुछ इस प्रकार से है कि सर पहले यहाँ पर होता है प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है सर, हमको ये बात पता है। प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स के अंदर 2 पेपर होते हैं, हमको पता है। एक होता है सर, इसको हम बोलते हैं जीएस पेपर 1, एक होता है सर इसको बोलते हैं जीएस पेपर 2। तो पेपर 1 जीएस का जो है ये आपका जीएस के सब्जेक्ट्स होते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो यू हैव द पेपर ऑफ सी सैट, है ना, यहाँ पर आपको सी सैट होता है। ये वाला पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है ना, आपको इसमें क्वालिफाई करना पड़ता है, इसका क्वालिफाइंग नेचर यहाँ पर होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, और जीएस पेपर 1 में यहाँ पर आपको जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो आते हैं। ठीक है, हम लोग को पता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हम ये सब बातें जानते हैं। ठीक है, ये बातें हम लोग जानते हैं, ठीक बात है सर। इसके बाद इसका नेक्स्ट फेज होता है, दैट इज द मेंस एग्जामिनेशन। और सर मेंस एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि सर पहले 2 पेपर तो ऐसे होते हैं, आपके 2 पेपर तो ऐसे होते हैं, पेपर 1 और पेपर आपका जो एक होगा आपका इंग्लिश का। ठीक है, एक होगा आपका इंग्लिश का, और एक होता है आपकी लैंग्वेज का। एक होता है लैंग्वेज, आपको कोई एक लैंग्वेज चूज करनी होती है। ठीक है, जैसे जनरली नॉर्थ इंडिया के बेल्ट के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स आपका हिंदी चूज कर लेते हैं। ये दोनों ही पेपर आपके क्वालिफाइंग नेचर के अगेन होते हैं।
ठीक है, ये दोनों ही आपके क्वालिफाइंग नेचर के पेपर होते हैं। ठीक है, यानी कि आपको इसमें भी क्वालिफाई करना होता है, ठीक बात है। इसके बाद आप देखोगे वी हैव जीएस पेपर 1, देन वी आप देखोगे हमारे पास जीएस पेपर 2 होता है। ठीक है, मतलब ऐसे आप देखोगे हमारे पास ये वाला जो क्वालिफाइंग पेपर हो गया, उसके बाद हम लोग एक हमारे पास एसए का पेपर होता है, हमारे पास एक एसए का पेपर होता है, फिर सर हमारे पास एक जीएस पेपर हमारा होगा, जीएस पेपर 1 होगा, फिर एक जीएस पेपर 2 होगा, फिर एक जीएस पेपर 3 होगा, फिर एक जीएस पेपर 4 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये 5 आपके मेंस के पेपर होते हैं, ये क्वालिफाइंग होते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शनल्स नंबर 1 और ऑप्शनल नंबर, यहाँ पर ऑप्शनल 1 होगा और उस ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, तो कुल मिला के हमें जो टोटल पेपर देने होते हैं मेंस में वो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। लेकिन इन 9 पेपर में से आपका यही पेपर्स होते हैं जो इसके मार्क्स जुड़ते हैं मेरिट में, इसके मार्क्स जो हैं आपके मेरिट में जुड़ते हैं। ठीक है, इसके मार्क्स मेरिट में जुड़ते हैं, राइट। लेकिन ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं हमको इंग्लिश और अपने लैंग्वेज के ऊपर भी थोड़ा फोकस करना पड़ता है, बिकॉज ये क्वालिफाइंग है, हालांकि स्टूडेंट जनरली इसे क्वालिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मार्क्स यहाँ पर आपके इसी के जुड़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके 7 पेपर इंपॉर्टेंट है, 5 ये आपके मेंस के और 2 ऑप्शनल्स के। इसके बाद जो थर्ड फेज आता है वो आपका होता है दैट इज द इंटरव्यू का फेज, है ना, वो आपका इंटरव्यू का फेज होता है। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना कि यहाँ पर जितने पेपर होते हैं ये सब 250 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 250 मार्क्स के आपको देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये 1, 2, 3, 4, 1000, 1250 एंड देन 500, तो आपके ये 1750 का यहाँ पर ये मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका मेंस, इसके मार्क्स यहाँ पर नहीं जुड़ते हैं। प्रीलिम्स के मार्क्स जो होते हैं वो मेंस में, वो आपके मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। प्रीलिम्स इज जस्ट लाइक अ क्वालिफाइंग एग्जाम, जहां पर आपको क्या करना है, ये एक तरह का एलिमिनेशन एग्जाम है, राइट। ये आपको एलिमिनेट करता है। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते हैं तो मतलब आप एलिमिनेट हो जाते हैं, बाकी फिर जो बचे हुए कैंडिडेट्स होते हैं वो मेंस की तरफ जाते हैं। और नौकरी का एग्जाम यही होता है, क्योंकि यहां पर जो आप स्कोर करोगे उसका नाम जो है, उसका मार्क्स जो है वो आगे जुड़ेगा। ठीक है, उसका मार्क्स जो है आगे जुड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू होता है, तो यहां पर आप इंटरव्यू जब फेज में जाते हो तो ऑफ कोर्स यहां पर आपका इंटरव्यू यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट, आप सिलेबस में देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ है पर्सनालिटी टेस्ट, तो आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाता है। जनरली स्टूडेंट्स को ये फील होता है कि यहाँ पर हमारी आके हमारी नॉलेज चेक हो रही होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी चेक हो रही होती है ना। आपकी जितनी भी नॉलेज चेक करनी थी उनको आपकी नॉलेज प्रीलिम्स और मेंस में चेक कर चुके हैं। अब जो वो चेक करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स जो मेंस क्लियर करके पहुंचते हैं, आप समझ सकते हो कि मेंस क्लियर करके जितने भी लोग पहुंचे, इसका मतलब सब में के अंदर नॉलेज है। नॉलेजेबल तो सभी लोग होंगे जिन लोगों ने मेंस क्लियर किया है, हाँ। लेकिन अब डिफरेंस क्या है भाई, एक आदमी यहां पर जो आप देख रहे हो मेंस में नंबर जिनको मिले हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस, किसकी पर्सनालिटी ऐसी है जो बेटर है उन दोनों में से, इसके लिए यहां पर ये पर्सनालिटी टेस्ट होता है। आई होप ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि भाई पर्सनालिटी टेस्ट किस लिए होता है। भाई नॉलेज तो चेक कर ली मेंस के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर आपके पास नॉलेज तो है, लेकिन अब जितने भी नॉलेजेबल हैं उनमें से बेटर कौन है, वो पर्सनालिटी टेस्ट हमको यहां निकाल के देता है। चलिए नाउ हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि कैसे यहां पर ये पेपर का है। ठीक है, आइए बेटा, आई विल रिटर्न योर मनी। ठीक है धरानी, ओके, रिटर्न, आई विल रिटर्न योर मनी। ठीक है, आपको मतलब बस यही करना है। यू पीपल आर सो बिग, है ना, यू पीपल आर सो बिग। मैं जनरली आई डोंट रिएक्ट, बट यू पीपल आर सो बिग दैट यू आर कमिंग एंड देन यू आर सेइंग ऑल दीज थिंग्स। आप समझो ना बेटा, अभी आप यही चीज ऑफलाइन में होते, यही चीज आप सामने हमारे होते, एक टीचर के सामने खड़े होकर आप बोलते आप आईएएस बनने जा रहे हो, है ना, आपको ये बेसिक बातें समझ में नहीं आ रही हैं कि ये बेसिक चीजें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी पार्ट ऑफ द थिंग ही होता है। आप ये कर चुके हो क्या? अगर आप ये कर चुके हो तो मुझे बताओ कि हाँ सर मैंने कर लिया है। बट एवरीवन, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द सिलेबस? लेट मी नो, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द सिलेबस? आई रियली वांट टू नो। कौशिक तिवारी, मैं खजाना का ही पता नहीं कर पाया, बट डेफिनेटली आई लेट यू नो। ठीक है, मिल जाएगा ऐसा खजाना आपको, डोंट वरी। हाउ मेनी ऑफ यू हैव यू गॉन थ्रू द सिलेबस? मुझे बताइए। पूरा सिलेबस देख लिया है? हैव यू गॉन थ्रू द एंटायर सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस? मेंस भी देख लिया है? एक एक लाइन पढ़ी है अच्छे तरीके से
क्या आएगा क्या नहीं आएगा। धर्रानी, हैव यू गॉन थ्रू इट? आपने मेंस भी देख लिया है, यू आर फीलिंग लाइक कि भाई पैसा मैं रिटर्न कर दूंगा, मुझे बता देना, देयर इज नो नीड टू से टू द इंस्टीट्यूट कि मुझे पैसा दो, मैं दे दूंगा तुमको, ऐसी क्या बात है, डबल दे दूंगा तुमको पैसा। यू पीपल जस्ट फॉरगेट योर लिमिट्स यार। आईएएस बनने आए हो, इतनी बड़ी बात नहीं है भाई मनी। आप डिसिप्लिन में हो, आप ओबीडियंट हो, आप सुनने वालों में से हो कि नहीं, ये मैटर करता है। ऐसा मत करो यार, बात शुरू होने वाला है, डोंट जस्ट हैव दिस बिहेवियर। चलिए अब देखिए यहां पर एक बार देखते हैं क्या क्या आपको ये पार्ट मिलेगा। आप कहीं भी जाओगे ना, ये सब चीजें आपको होती हैं, ठीक है। ब्रिज कोर्स इसलिए लाया गया है, प्रारंभ कोर्स इसलिए लाया गया है। आप भाई 1 ईयर कोर्स ज्वाइन कर लो फिर ना। आप सोचो ना भाई, यू कैन ज्वाइन 1 ईयर कोर्स, क्यों नहीं ज्वाइन करते हो 1 ईयर? कर लो ना, आप जल्दी खत्म करोगे। ऐसे थोड़ी 1 ईयर में सिलेबस खत्म नहीं होता भाई, सिलेबस वही है, 1 ईयर का सिलेबस हो, चाहे 2 ईयर में खत्म करो, चाहे 3 ईयर में, सिलेबस तो उतना ही पढ़ाया जाएगा ना। ये बात कोई मैं आपको छुपा के थोड़ी बोल रहा हूं बेटा, चाहे 1 ईयर का कोर्स हो, चाहे 2 ईयर का हो, चाहे 3 ईयर का हो, सिलेबस उतना ही है। जस्ट दैट सिलेबस 3 साल में फेजेस में होगा, धीरे धीरे होगा, क्योंकि आप लोग कॉलेज भी जाते हो। और फिर चाहो तो आप 1 साल भी कर लो, मैंने तो सिलेबस 1 साल में किया था। हम जहां तैयारी करने जाते थे हमने तो 1 साल में पढ़ा था। 1 साल भी नहीं था, 9-10 महीने होते हैं। हमारी फीस तो 1.5 लाख रुपए हुआ करती थी। फिर तो ऐसे मत सोचो तुम लोग, है ना। करने को तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। आपको लग रहा है जल्दी करना है तो भाई आप ये ज्वाइन कर लेते ना, या और लेट ज्वाइन कर लेते। ऐसे आप बात मत क्या करो, डोंट लेट मी स्पीक ऑल दिस थिंग्स ना बेटा, गलत बात है धरानी आपकी, है ना। थोड़ा समझो, सुनो, थोड़ा पेशेंस रखो। मैंने कल आप लोगों को बोला था एनसीईआरटी रीड करिए, है ना, वहां वो आप करा नहीं जा रहा है, क्लास शुरू कर दो सीधे। अरे क्लास तो शुरू करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाया गया है आप लोगों के लिए। इफ यू गाइस डोंट वांट, हम अगले बैच से बोल देंगे भाई मत रखा करो ये सब पार्ट, बच्चों को समझ में नहीं आती कि सिलेबस जानना है, बुक्स जाननी है कि नहीं जाननी है। लेट अस सी। तो यहां पर हम लोग बात करने जा रहे हैं सिलेबस में, जरा देखिए यहां पर क्या क्या चीज है, ठीक है। देखिए, तो पेपर 1 यहां पर जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा, ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा। यहां पर देखिए क्या क्या पूछा जाएगा, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अब पहला चीज तो करंट इवेंट्स, यानी कि आपका करंट अफेयर्स उसने यहां पर बोल दिया, ये आपका करंट अफेयर्स हो गया। ऐसे करंट अफेयर्स जो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि आप सब चीज पढ़ने लग जाओ करंट अफेयर्स के अंदर। ऐसे करंट अफेयर्स को पिकअप करना है जो कि नॉलेज, जो कि आपकी नेशनल चीजों पे हिट कर रहे हो और इंपॉर्टेंट हो, यानी कि एक बड़ा इंपैक्ट थ्रो कर रहे हो, और इंटरनेशनल चीजों पे कर रहे हो, ठीक है, इंटरनेशनल चीजों पे। फिर आप देखिए, अब यहां लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसका मतलब यहां पर देखिए क्या आता है कि सर वर्ल्ड हिस्ट्री यहां इंक्लूड नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आता है। यह बात समझ में आ रही है, प्रीलिम्स के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आता है। यह बात समझ में आ गई, यह बात समझ में आ गई। टेलीग्राम पे कैसे ऐड करें, मैंने स्टार्टिंग में क्यूआर दिया है टेलीग्राम का, है ना, उसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। अभी आ रहे हैं गरिमा, सब चीजों बात करेंगे। अच्छा, ऋतिक राज कह रहा है हेलो सर, शी इज आस्किंग फॉर मनी बिकॉज शी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज। अच्छा ऐसा है क्या? तो यू आर इन विच लैंग्वेज भाई? इंग्लिश इज देयर एंड देयर इज हिंदी लैंग्वेज। तो ये तो बेटा आपको देखना चाहिए था धरानी। चलिए, तो यहां पर यह बात क्लियर रखिएगा कि भाई वर्ल्ड हिस्ट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, यानी इन द प्रीलिम्स। देन इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब इसमें फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड दी वर्ल्ड दोनों काउंट होता है। यानी कि ज्योग्राफी की जब हम बात करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी है, दोनों है, ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स के अंदर आपके इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों आएगी। देन इंडियन पॉलिटी है, गवर्नेंस है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इश्यूज एटसेट्रा, यानी पूरा पॉलिटी वाला पोर्शन हो गया। फिर उसके बाद आपको देखो यहां लिखा हुआ है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर के इनिशिएटिव्स एटसेट्रा। सोशल सेक्टर पे जो जो इनिशिएटिव्स है उसको यहां पर। अब वैसे देखो ये चीज यहां पर जो है
मेंशन करी गई है, लेकिन कभी कभी यूपीएससी इसके बियॉन्ड भी जाता है। तो प्रीलिम्स तो ठीक है, यहाँ पर बातें कर दी, जनरल इश्यूज ऑफ एनवायरनमेंट ही पूछता है, इकोलॉजी ही पूछता है, बायोडाइवर्सिटी भी है, क्लाइमेट चेंज भी है, दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। ध्यान रखना कि आपको स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसके बिना स्पेशलाइजेशन के भी आंसर दे सकते हो। एंड देन जनरल साइंस ऑल्सो है। तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा है सर, हिस्ट्री हो गया मोटा मोटा, सर ज्योग्राफी हो गया, सर पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, देन एनवायरनमेंट हो गया, एंड देन सर साइंस हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन यहां पर हर एक एक चीज को और समझना है। यहां जनरल साइंस पूछी जाएगी, एनवायरनमेंट ऐसा जिसमें इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हों। इकोनॉमी कैसा, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स होगा। देन इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, और ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आएगी, और हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आएगी, हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आएगी। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है ना, क्लियर हो गया ये बात। अब दूसरी बात आप देखिएगा, करंट इवेंट्स की जब बात कर रहे हैं तो यहां पर आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ना है। मैंने आपको बताया था, द हिंदू पढ़ लीजिए या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, दोनों में से कोई एक आप न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं। प्लस 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 एक कोई आप मंथली मैगजीन पकड़ लीजिएगा, ठीक है, मंथली मैगजीन आप ले लीजिएगा, ठीक है भाई। लेकिन अभी जो मंथली मैगजीन है ना, ये आपको अभी फॉलो नहीं करनी है, रादर मंथली मैगजीन आप फॉलो करिएगा। ऐसे मान लीजिए आपको 2028 में एग्जाम देना है, तो आप मंथली मैगजीन 2027 के मिड से शुरू करिएगा। आप मंथली मैगजीन 2027 के मिड से स्टार्ट करिएगा, मिड से, ठीक है, 2027 के मिड से, ठीक है। हर चीज अपने आप सब सारे स्टूडेंट्स को, बैच के स्टूडेंट्स को मिल जाएगा, ठीक है। आदर्श रॉय बैग बुक भी आपकी जो है धीरे धीरे डिलीवर हो जाएंगी। मैंने बताया था परसों भी कि इट टेक्स टाइम, समटाइम लॉजिस्टिक चीज़ें होती हैं, और 7 जनवरी के बाद ऑफिसर्स किट है या बुक्स है, ये सब डिलीवर होना स्टार्ट होगी, ठीक है। आपको यूपी, आपको पीडब्ल्यू की मैगजीन भी आएंगी, तो आप उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एप्लीकेशन पर अपलोड हो जाएंगी, डेली करंट अफेयर्स वो हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात? ठीक है, इसलिए हाँ, अभी अपडेट होगा ऐप पे, अभी हुआ नहीं है तो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। यस, यू कैन यूज पर्सनल नोट्स ऑल्सो, ठीक है। चलिए हिंदी की बात करेंगे। वरदान पनवार, सर हिंदी में करना हो तो कौन सा न्यूज़पेपर आप यहाँ पर आप जो है यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यू कैन यूज जनसत्ता, है ना, जनसत्ता पढ़ सकते हैं आप, दैनिक भास्कर पढ़ सकते हैं आप, इस तरह के अखबार पढ़ सकते हैं। चलिए, तो ये तो आपका हो गया जिसको हम बोलते हैं पेपर 1 आपका, और पेपर 1 में ये आपके 200 मार्क्स का होगा, ये इंपॉर्टेंट है। यही आपका प्रीलिम्स की कट ऑफ बनाएगा, यही पेपर खाली कट ऑफ को डिसाइड करेगा, ठीक है। पेपर 2 आता है जिसमें हम लोग ड्यूरेशन अगेन 2 घंटे का होगा। यहां पर ध्यान रखना 100 सवाल होते हैं, एक सवाल 2 मार्क्स का होगा, 200 नंबर का पेपर हो जाता है। यहां पर आप देखिए अगेन 200 मार्क्स का है, यहां पर 80 क्वेश्चंस होंगे, एक सवाल 2.5 नंबर का होगा। देन आप देखोगे यहां पर ये कितना 200 नंबर का ये भी हो जाता है। अब इसमें क्या क्या चीजें होंगी, आइए जरा देखते हैं। तो ये जो हेडिंग्स हैं, इन हेडिंग्स में आपको चीजें मिलेंगी। कॉम्प्रिहेंशन होगा, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, एक तो ये चीज है। देन लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी। अब न्यूमरेसी जो है, अब यहां पर लिखा जरूर है कि भाई ठीक है क्लास 10th लेवल, लेकिन ये थोड़ा सा लेवल जो आप देखोगे ना, थोड़ा सा हाई हो गया है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी लेवल 10th क्लास जरूर दिया है, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई कर दिया है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि ये क्वेश्चंस का लेवल जो है क्या हो गया है, क्वेश्चंस का लेवल यहां पर थोड़ा सा हाई हो गया है, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई किया गया है, ठीक है। कहते जरूर है, लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे यहां पर नंबर एंड द रिलेशन, नंबर एंड द रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जैसे क्लास 10th के लेवल का, डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी, ये सब चीजें यहां पर होंगी। और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन अगेन क्लास 10th के लेवल का बोला जाता है, बट अगेन थोड़ा सा लेवल यहां पर हाई होके ही आता है। तो इसीलिए कहते हैं सीसैट जो है वो थोड़ा सा टफ हो गया है, ठीक है। ये एक तरह का एक ऐसा डर है लोगों के मन में, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस पे अटक जाते हैं, ठीक है। यस, यू विल गेट द सिलेबस ऑल्सो, यू विल गेट द सिलेबस। आपको ऑफिसर्स किट में, अगर आपने बैच लिया है तो आपको ऑफिसर्स किट में मिल जाएगा। यस, पीडब्ल्यू नोट्स आर। धरानी, आई वांट यू टू स्पीक इंग्लिश। धरानी, आई गॉट योर पॉइंट बेटा, and the fact is that this batch is for English, it is like HI, है ना, English, and all right, basically it's what can happen is that when I'll speak, I'll try to speak in both the languages, but definitely it will, you have to kahin na kahin cope up with it. Where do you belong to, Dharani? Where do you belong to? Kaushik Tiwari, you will get it soon, ठीक है, just wait, क्योंकि ना from the back end to give the access it takes a bit of time, ठीक है।
ऑल राइट, यस अनस अहमद। बाकी की क्लास नहीं चलेंगे? चलेंगे, सब चलेंगे, डोंट वरी, जस्ट हैव पेशेंस ना, हैव पेशेंस। अब आपको जो भी क्लासेस मिलेंगी वो क्लासेस आपके नेक्स्ट फ्राइडे को मिलेगी, आपको नेक्स्ट क्लास, उसमें कोई और टीचर आएंगे, मैं नहीं आऊँगा, ठीक है? आपको अब कोई और टीचर मिलेंगे, ठीक है? वो कुछ और आपको आके बातें बेसिकली इसके बारे में बताएंगे, ठीक है? यस, नेगेटिव मार्किंग होती है, ध्यान रखना, आपको नेगेटिव मार्किंग दोनों में मिलेगी, यहां भी नेगेटिव मार्किंग होती है और पेपर 1 में भी आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, दोनों में आपको नेगेटिव मार्किंग यहां मिलेगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो यहां भी नेगेटिव मार्किंग है और यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग होती है। यहां पर आपको 80 क्वेश्चंस मिलेंगे, यहां पर आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यहाँ एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, ये भी 200 मार्क्स का होता है और ये भी 200 मार्क्स का होता है, ठीक है? ठीक है, ये बात समझ में आ गई? प्रियंका, अभी क्लासेस मंडे वेंसडे फ्राइडे हो रही हैं, जब तक आपका ये ब्रिज कोर्स चल रहा है, ठीक है? और ये ब्रिज कोर्स चल रहा है तब तक आपकी ये मंडे वेंसडे फ्राइडे होंगी। उसके बाद फरवरी ऑनवर्ड्स आप देखोगे तो फरवरी ऑनवर्ड्स आपको डेली मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे आपको क्लास मिलेगी। इनफैक्ट मैं आपको बता देता हूं, आप लोग जो इतना परेशान हो रहे हो ना, कई बार ऐसा होगा कि क्लासेस आपकी एक्स्ट्रा भी लगा करेंगी, एक्स्ट्रा क्लासेस हुआ करेंगी, कभी कभी सैटरडे को भी होगी, कभी कभी संडे को भी हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी आप लोग जो यहाँ परेशान हो रहे हो ना, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, ऐसा परेशान मत हो, एक बार शुरू होगी ना तो कहोगे सर छुट्टी दे दो एक आध दिन की, फिर परेशान हो जाओगे। यस, तो ये जो पूरा पैटर्न है दोस्तों, ये पूरा पैटर्न प्री जो होता है, ये प्रीलिम्स का एग्जाम, ये वाला पेपर, ये पूरा एमसीक्यू होता है, ठीक है? ये पूरा एमसीक्यू बेस्ड होता है, ठीक है? ये पूरा एमसीक्यू बेस्ड होता है, कोई भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर नहीं होता है सवाल, ठीक है? ठीक है, अब देखो इसके बेसिस पे यहाँ पर जो मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे कट ऑफ निकलती है, कट ऑफ निकलती है, ठीक है? इसका कट ऑफ निकलती है और यहां पर जो आप देखोगे वो क्वालिफाइंग होता है, और क्वालिफाइंग कितना होता है वो आपको लगभग 66 पॉइंट मतलब 67 मार्क्स इज व्हाट यू नीड टू स्कोर एटलीस्ट, है ना? आपको 67 मार्क्स के अप्रॉक्स स्कोर करना होता है, यानी कि 1/3 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, 33% के आसपास आपको ये क्वालिफाइंग नंबर रहता है, ठीक है? ये बात समझ में आ गया? यस, पेपर 2 में ग्रामर भी आपको देखने को मिलेगी, है ना? ग्रामर भी आपसे पूछता है, कॉम्प्रिहेंशन के नाम पे आपसे बहुत सारी चीजें पूछेगा, ठीक है? ये बात यहां पर सबको क्लियर हो गई? ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक बात? मंडे वेंसडे फ्राइडे, अरमान प्रियांश पाटवा, आप कौन सा एनसीईआरटी करने वाले हैं ये तो यार एक बार टाइम टेबल अपलोड होने के बाद पता चलेगा, बट यू स्टार्ट, इतना आप शुरू करो कि आप खत्म कर दो, बैच शुरू हो तो उससे पहले आप खत्म कर दो, ठीक है? चलिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया, यहां से ये हो गया प्रीलिम्स। अब आइए जरा यहां पर हम थोड़ा सा बात करते हैं, यहां कुछ नोट्स दिए गए हैं, दो चीज देखिएगा, क्वेश्चंस जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस होंगे और ऑब्जेक्टिव होंगे दोनों पेपर में, और जो क्वेश्चंस होंगे वो रिलेटिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स क्लास 10th लेवल के होंगे। लास्ट आइटम इन द सिलेबस ऑफ पेपर 2, ये जो आप बात हो रही है, विल बी टेस्टेड थ्रू पैसेजेस, यानी कि आपको पैसेज दिया जाएगा फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज ओनली विदाउट प्रोवाइडिंग हिंदी ट्रांसलेशन देयर ऑफ इन द क्वेश्चन पेपर। तो होता क्या है कि जब क्वेश्चन पेपर आता है जीएस पेपर आपका सीसैट का, तो सीसैट के पेपर में आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी मिलता है। जीएस के पेपर जो आपका पहला वाला होता है उसमें भी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलेगा, लेकिन जब ये वाला पोर्शन पूछा जाएगा सीसैट के अंदर, तो इस वाले पोर्शन में आपको डेफिनेट सी बात है, क्लियर कर दिया गया है कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज का कॉम्प्रिहेंशन ही पूछा जा रहा है, यहां पर आपका इंग्लिश लैंग्वेज ही चेक करी जा रही है, अगर उसका भी आपको ट्रांसलेशन दे देंगे तब क्या फायदा। तो बेसिकली यहां इंग्लिश लैंग्वेज में ओनली विदाउट आप प्रोवाइडिंग हिंदी ट्रांसलेशन आपको एक ऐसे पैसेजेस यहां पर मिलने वाले हैं, ठीक है? ये बात समझ में आ गया? ठीक है, हाँ वो थोड़ा सा अलग है, वो ऊपर थोड़ा सा आप देख रहे हो वो अलग है, ये इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है। यहां पर आप देखोगे कि कॉम्प्रिहेंशन में डिफरेंट प्रकार से सवाल पूछे जा रहे होंगे, है ना? थोड़ा डिफरेंट प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में आपकी इंग्लिश को बेसिकली टेस्ट किया जा रहा होगा, तो ये फर्क है यहां दोनों में, ठीक है? यस, ईच पेपर नहीं, सिर्फ पेपर 2 में आपका पासिंग मार्क्स होना चाहिए। यहां पर आपको 66 मार्क्स चाहिए, 67 मार्क्स चाहिए, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर 1 में डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितनी जा रही है। पेपर बहुत टफ आ गया, जैसे आप देखोगे कभी कट ऑफ 105 भी गई है, कुछ सालों में बहुत पहले कट ऑफ 112 नंबर तक भी गई है, कहीं कहीं कट ऑफ 95 तक भी गई है, कभी कभी कट ऑफ आप देखोगे तो 85 के 90 के बीच में भी रही है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके कैंडिडेट्स, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्होंने कैसा पेपर किया है, तो कट ऑफ उस हिसाब से यहां पर बनेगी, ठीक है? कट ऑफ उस हिसाब से यहां पर बनेगी।
ये बात समझ में आ रही है? ये भी आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है बेटा, ये भी आपका एमसीक्यू होता है, ये भी आपका एमसीक्यू होता है। बताइए प्रीलिम्स में किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आ गया? समझ में आ गया? 1/3 इज द नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, देखो होता क्या है, सवाल आप जब सही गलत करते हो ना, आपने कोई सवाल सही किया आपको 2 मार्क्स अवार्ड हो गए उसके, ठीक है, लेकिन आपने कोई सवाल गलत कर दिया तो आप सोचिए कि 2 मार्क्स तो आपके गए गए, प्लस आपका 1/3 जो है वो नेगेटिव हो गया। उस सवाल को जितने मार्क्स अलॉटेड थे उसका 1/3 आपका और चला गया, नेगेटिव हो गया। तो आपके जो मार्क्स वापस जाते हैं ना, वो इतने मार्क्स टोटल कम हो जाते हैं, ये बात सोचा करिएगा। तो नेगेटिव मार्किंग विल हर्ट यू अ लॉट। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपको काफी हर्ट करेगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। इसमें कोई सब बातें क्लियर हो गई? दोनों पेपर एमसीक्यू बेस्ड हैं, दोनों पेपर के ड्यूरेशन कितने हैं, 2-2 घंटे का, दोनों के मार्क्स कितने हैं। यस, ये आपका कट ऑफ के बेसिस पे होगा, ये क्वालिफाइंग होगा, इसमें 67 मार्क्स लाने ही लाने हैं, इसमें कुछ नहीं है। ये डिपेंड करेगा, पेपर टू पेपर अलग अलग होता है, दोनों एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। ठीक बात है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग यहां पर मेंस की तरफ। अब देखो पार्ट बी आता है, दैट इज द मेंस। पहले मेंस की ना एक एक बातों को यहां पर हम समझ लेते हैं। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट, धरानी इज फ्रॉम तमिलनाडु, आई गॉट योर पॉइंट धरानी, आई एम रियली सॉरी दैट आई सेड ऑल दोस थिंग्स टू यू। ठीक है, मुझे लगा दैट यू आर आस्किंग फॉर समथिंग रीजन डिफरेंट है। ठीक है भाई, यस यस, ये क्लास आपको बेटा सारी क्लासेस सेव रहेंगी, जिनको भी लग रहा है कि सारी क्लासेस सेव रहेंगी। ठीक है, स्पर्श समिता दास, यू विल गेट द रिकॉर्डेड वीडियोस ऑफ एनसीईआरटीज आल्सो वेरी सून, इट विल गेट अपलोडेड। ठीक है, चलिए, जब आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं तो उस बीच कभी कभी क्या होता है, छुट्टी हो जाती है। ठीक है, और बट ऑफ कोर्स हर स्टूडेंट्स के अलग अलग टाइम पे सेमेस्टर्स होते हैं, तो हम 2 महीने की छुट्टी तो कर नहीं सकते हैं। तो यस, उस वक्त क्या आप थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ता है, बैकलॉग्स कभी कभी होते हैं, तो उसको आप एग्जाम के बाद वापस से रिकरेक्ट करिएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। देखो यहां पर अब पहले ये बात पढ़ लो, मेंस पेपर की बातें पढ़ लो। देखो यहां लिखा हुआ है कि मेन एग्जामिनेशन जो है, इट इज इंटेंडेड टू एसेस द ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स and depth of understanding of candidates rather than merely the range of their information and memory। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है यूपीएससी ने बोल दी। यूपीएससी आपसे कह रहा है कि आपकी जो ओवरऑल इंटेलेक्चुअल चीजें हैं, आपके ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स को ही चेक नहीं किया जाएगा, इनफैक्ट आपकी टॉपिक्स के ऊपर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ली जाएगी। ये एक बड़ी बात है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सतही तौर पे नॉलेज पता हो, नॉलेज होगी तो काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। यानी कि आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कैंडिडेट को, राइट। आपकी सिर्फ रेंज ऑफ नॉलेज की जगह नहीं, रेंज ऑफ नॉलेज नहीं, आपकी इन डेप्थ ऑफ नॉलेज भी चेक करी जाएगी। तो ये बात यहां पर ध्यान रखिएगा कि रेंज ऑफ नॉलेज ना चेक करके साथ में आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज को चेक किया जाएगा। ये बात समझ आ जाएगी? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, देन आगे देखिएगा। अब यहां पर नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, कैसे क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाएंगे मेंस में। इन द जनरल स्टडीज पेपर 2 से लेकर पेपर 5 तक, यानी कि आपके पेपर 2 से लेकर पेपर 5 तक। अब पेपर 1 क्या है सर? पेपर 1 आपका ऐसे का हो जाएगा, तो वो अलग है। अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस, कैसे कितने टफ सवाल आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे इन द जीएस पेपर्स। तो देखिए पेपर 2 से लेकर पेपर 5 तक की बात कर रहे हैं, विल बी सच, ऐसे होंगे दैट अ वेल एजुकेटेड पर्सन, एक पढ़ा लिखा इंसान, विल बी एबल टू आंसर देम विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड स्टडी, बिना किसी स्पेशलाइज्ड स्टडी के आप उसको आंसर कर पाओगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपसे सवाल ऐसे पूछे जाएंगे कि आप अरे कभी क्या पूछ लिया। बड़े सिंपल क्वेश्चन, सिंपल इन द सेंस कि आपकी अगर नॉलेज का यहां पर दायरा अच्छा है, रेंज भी है और डेप्थ भी है, तो आपसे क्वेश्चन जो है वो ऐसे पूछे जाएंगे, अगर आप थोड़ा भी जानते हैं उसके इश्यूज के बारे में तो आप वो लिख पाएंगे। यानी कि जनरली कोई एक मुद्दा होगा, उसके बारे में उसके इश्यूज को पूछेंगे, उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं वो पूछेंगे, है ना। यही चीजें यहां पर हैं, मतलब कोई कंट्री में इशू चल रहा है, उस कंट्री के इशू को समझा जाए कि आप क्या समझते हो उस इशू से, और व्हाट इज द चैलेंज ऑफ द इशू एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारी कंट्री में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर चल रहा है। तो एसआईआर अगर आप देखेंगे तो इस एसआईआर को, ये क्या है एसआईआर, ये आपको पता होना चाहिए। इस एसआईआर जो भी हो रहा है कंट्री के अंदर, इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं, व्हाट आर द इश्यूज अराउंड इट, व्हाट आर द चैलेंजेस अराउंड इट एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन टू इट।
ये आपसे 3-4 चीजें पता होनी चाहिए। इस पे क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम कर पाए, ये यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। नहीं ऐसा नहीं है, डू वी रिक्वायर्ड टू मोर देन 55% इन ग्रेजुएशन टू बी एलिजिबल, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको 85% चाहिए, देयर इज नथिंग लाइक दैट। इवन आप फर्स्ट डिवीजन भी नहीं है तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, ठीक है। यही तो खूबसूरती है इस एग्जाम की। ये एग्जाम एकेडमिक बेस्ड नहीं है कि जिसका परसेंटेज अच्छा होगा खाली वही एग्जाम दे सकता है, नहीं। आपके अगर आप सेकंड डिवीजन भी हैं तो भी आप यहां पर एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखिए, द क्वेश्चंस विल बी सच, ऐसे सवाल होंगे टू टेस्ट अ कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। कैंडिडेट की जो वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स है उनको उनकी नॉलेज चेक करने के लिए यहां पर क्या होगा, इसको पूछा जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई या द हिंदू जो है इसको पढ़ना शुरू कर देना, क्योंकि यहां से आपको अवेयरनेस होना शुरू हो जाएगी फ्रॉम द डे वन। डे वन से आपको अवेयरनेस होगी, और दूसरी बात अवेयरनेस होगी, और फिर दूसरी बात क्या, आप उसी अवेयरनेस को लिखने बैठ जाओगे तो आंसर राइटिंग शुरू कर दोगे। यानी कि जो भी आप यहां पर पढ़ोगे उसको लिखना शुरू कर दोगे फ्रॉम द डे वन। तो ये फायदा होता है द हिंदू का या अखबार पढ़ने का। तो यहां से आपको वाइड रेंज ऑफ नॉलेज मिलेगी, क्योंकि अखबार के अंदर आप देखोगे तो अखबार के अंदर आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, कोई प्लेसेस एंड न्यूज, कोई इन्वायरमेंट का इशू, कोई आपका साइंस एंड टेक का इशू, कोई इकोनॉमिक्स का इशू, सब अखबार में आता है, एक ही अखबार में हर दिन मिलेगा। कोई ना, मैं आपको हर दिन कोई न्यूज इकोनॉमिक्स की होती है, कोई न्यूज पॉलिटी की होती है, कोई न्यूज साइंस की होती है, हमेशा पढ़ाता हूं आपको। तो आपको एक वाइड रेंज ऑफ नॉलेज बन रही होती है, और वो सब चीजें धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है। अलग अलग होती है कृतिका सक्सेना, सर इन प्रीलिम्स द कट ऑफ विल बी बेस्ड ऑन अपॉन कास्ट क्राइटेरिया। यस, आप देखोगे तो जनरल की अलग होती है, ओबीसी की अलग होती है, एससी एसटी की अलग होती है, प्रीलिम्स के अंदर भी, मेंस के अंदर भी, ठीक है, अलग अलग होती है, और इंटरव्यू के अंदर भी, फाइनल मेरिट लिस्ट पे भी अलग होती है। क्लियर है भाई, ठीक है। देन इसके बाद आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द क्वेश्चंस आर लाइकली टू टेस्ट द कैंडिडेट्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल रेलेवेंट इश्यूज। जितने भी हमारे कंट्री में रेलेवेंट इश्यूज हैं उस पे आपको चेक किया जाएगा, एंड एबिलिटी टू एनालाइज। अब आपसे कहा जाएगा इसको एनालाइज करो, ये इशू ऐसा है क्या, ऐसा है कि नहीं। जैसे कंट्री के अंदर बोल दिया कि भाई कंट्री के अंदर ऐसा या जो है वो ऐसा हो रहा है, उसमें ये इश्यूज हैं, तो क्या ऐसा है कि नहीं, एनालाइज करने को बोल दिया। तो ये अब जानोगे, पढ़ोगे, डेली बेसिस चीजों को समझ जाओगे आप, है ना। एंड टेक अ व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड डिमांड्स। तो बेसिकली ये पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको समझ में आए कि यूपीएससी का माइंडसेट क्या है। ये यूपीएससी आपसे जांचना चाह रहा है, दिस इज द माइंडसेट ऑफ यूपीएससी। यहां से यहां तक जो बताया गया है, दिस इज द माइंडसेट ऑफ यूपीएससी, ठीक है। ये माइंडसेट है यूपीएससी का। कट ऑफ का मतलब ये होता है कि भाई जैसे मान लीजिए सब आपके 100 लोगों ने पेपर दिया, तो जो यहां पर जैसे मान लीजिए सीट 10 ही है, तो जाहिर सी बात है 100 में से 10 ही लोग सेलेक्ट करने हैं, तो भाई कट ऑफ डिसाइड हो जाएगी, भाई ये कट ऑफ है, यानी कि इस नंबर के ऊपर जितने लोगों ने स्कोर किया होगा वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे। तो कट ऑफ इज द मिनिमम मार्क्स जो सेट होंगे कि आपको इतना चाहिए तब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करो, ठीक है। हाउ टू राइट न्यूज़पेपर मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी पहले ही पूरा देख लेते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया माइंडसेट ऑफ यूपीएससी। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है द स्कोप ऑफ द सिलेबस ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है। ऑप्शनल्स का यहां क्या होता है लेवल, देखो ऑप्शनल का लेवल क्या होता है, यूजी से ज्यादा होता है और आपका पीजी से कम होता है। सिंपल भाषा में इतनी बात कही गई है, सिंपल ध्यान रखिएगा। जब ऑप्शनल पेपर की बात आती है, पेपर 6 और पेपर 7, तो यूजी के लेवल से ज्यादा होता है, यानी कि आप जो ग्रेजुएशन कर रहे हो उस ग्रेजुएशन के लेवल से ज्यादा होगा, और पीजी का जो लेवल होगा उस सब्जेक्ट का, उससे क्या होगा, उससे थोड़ा कम होगा, है ना, उस पोस्ट ग्रेजुएट से थोड़ा कम होगा, है ना। जैसे मैं आपको यही बोल रहा था उस दिन कि भाई आपका मान लीजिए ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस है, तो आप पॉलिटिकल साइंस रख सकते हो अपने ऑप्शनल्स में, क्योंकि ग्रेजुएशन में तो आप पढ़ ही रहे हो, और पोस्ट ग्रेजुएशन का लेवल जो होता है इससे कम होता है और इसके नीचे इससे ज्यादा होता है। तो बेसिकली कुछ इस प्रकार का लेवल इसके कहीं बीच में आके गिर जाता है, टिल्टिंग टुवर्ड्स पोस्ट ग्रेजुएशन। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था कि आप लोग जो अपना ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रखे हो उसको कन्वर्ट कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो आपके मनचाहा है तो अदरवाइज यहां पर ये लेवल आप देख रहे हो क्या रहेगा, कहीं ना कहीं यूजी से ऊपर और पीजी से कम, है ना। यूजी से ऊपर रहेगा और पीजी से कम रहेगा। तो पीजी लेवल भी नहीं होगा, यूजी लेवल भी होगा, बीच का यहां पर लेवल रहेगा, ये रहेगा यूपीएससी का लेवल, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर फिजिक्स है, ये सब है, तो ऑफकोर्स आप डिफरेंट चूज करना चाहो तो आप चूज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर फिजिक्स है या ये है मेरा ये है वो है,
आपको अगर कन्वर्ट कर लो तो अच्छी बात है, नहीं कन्वर्ट कर पाओगे तो आपके पास बहुत सारे पेपर्स हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है। हाउ कट ऑफ डिसाइड, बेटा वो यूपीएससी डिसाइड करता है, ये डिपेंड करता है बाकी लोगों ने कैसा पेपर दिया है। ठीक है, मान ली पेपर बहुत टफ आ गया, अब 100 में से लोग सवाल ही नहीं कर पाए, 30-40 कर पाए, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ डाउन हो जाएगी, है ना। ज़्यादा सवाल, पेपर आसान आया, ज़्यादा लोगों ने सवाल सही किए होंगे तो कट ऑफ हाई हो जाएगी। ठीक है, ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सर क्या कोई एमसीक्यू छोड़ सकते हैं प्रीलिम्स में? बिल्कुल छोड़ सकते हैं। आप अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे तो कोई ना आपको मार्क्स मिलेंगे, ना उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, दोनों में कोई भी नहीं होगा। ठीक है, दोनों में कोई भी नहीं होगा। चलिए अब आते हैं इन डिटेल, हम लोग एक एक करके पेपर 1 को देखते हैं। देखो पेपर 1 जो हमारा होता है वो हमारा एसे का पेपर है। पेपर 1 हमारा एसे का है, ध्यान रखिएगा, एसे का पेपर है दोस्तों, एसे का पेपर है। अब यहां पर कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट एन एसे ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स विल बी गिवन. They will be expected to keep closely to the subject of the essay, to arrange their ideas in orderly fashion and to write concisely. मतलब आपको एक टॉपिक दिया, आपको कई सारे टॉपिक दिए जाएंगे जिसमें से आपको चूज किया जाएगा, आपको चूज करना होगा। ठीक है, जिसमें से आपको चूज करना होगा। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, आप देखोगे इस पेपर के अंदर, पेपर 1 में 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए और आप देखोगे देयर विल बी सेक्शन बी। आपको दोनों सेक्शंस में कुछ ऐसे की चॉइसेस होंगी और आपको 2 ऐसे लिखने होंगे फ्रॉम ईच सेक्शन। आपको इस सेक्शन से भी एक ऐसे उठाना पड़ेगा और आपको इस सेक्शन से भी एक ऐसे उठाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गया? ठीक है भाई, ठीक है। तो ये टोटल पेपर कितने का होता है सर? 250 मार्क्स का होता है और 250 मार्क्स में ऑफ कोर्स एक जो होगा 125 मार्क्स का और ये वाला 125 मार्क्स का। तो आपको 2 ऐसे लिखने हैं और लगभग आप देखोगे तो जो वर्ड लिमिट है वो कहीं 1000 वर्ड्स के आसपास लिखना होता है, 1000 वर्ड्स के आसपास आपको लिखना हो। ठीक है, ये पेपर 1 आपका, ये ऐसे का पेपर 1 आपका ये हो गया। ठीक है, ठीक है, आपकी जैसी चॉइस है आप वैसा ऑप्शंस लीजिए बेटा। मैं तो बस सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप कन्वर्ट करना चाहेंगे, कन्वर्ट करेंगे अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को तो अच्छी बात है। अगर आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इंटरेस्ट का नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूसरा चूज कर लीजिएगा, आप दूसरा चूज कर लीजिएगा। ठीक है, मेनली ऐसे के टॉपिक्स किस एरिया से होते हैं, जैसे सवाल ये आया। देखो अब ऐसा कुछ टॉपिक्स का एरिया तो नहीं है, लेकिन अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो हमको देखने को मिल रहा है कि सर जैसे पिछले कुछ सालों में हिस्ट्री से आप देखोगे हिस्टोरिकल ऐसे एक आधी बचा हुआ है। पिछले कुछ सालों में आप देखोगे कि सोशियोलॉजी के जो यहां पर आपको टॉपिक्स मिलते हैं वो ज्यादा देखने को मिले हैं, ज्यादा देखने को मिले हैं। कुछ कुछ आप देखोगे तो फिलोसफिकल टाइप की चीजें रहती हैं, है ना, कुछ फिलोसफिकल टाइप की चीजें यहां पर होती हैं। अब ऐसे में ना आपको ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे, आपको देख के लगेगा अरे ये टॉपिक है तो क्या है। अब आप उस टॉपिक को कैसे मोल्ड करते हो ये आपके ऊपर है, आप उस टॉपिक को कैसे मोल्ड करते हो ये आपके ऊपर है। यही आपकी यहां पर बोला गया ना, देखो लिखा है कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट एन एसे ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। ठीक है, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स विल बी गिवन, कई सारे आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे, यानी कि ऐसे का जो सब्जेक्ट है उससे जितना क्लोज रख पाए। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि भाई हमने ऐसे ऐसे लिखने को बोल दिया कि भाई यहां पर बताइए इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो यूनिपोलर हो रहा है। हमने ये लिख दिया इंटरनेशनल ऑर्डर इज बिकमिंग यूनिपोलर, राइट एन एसे ऑन इट। तो हम अब ऐसे लिख रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल ऑर्डर यूनिपोलर। अब यूनिपोलर क्या होता है ना, बाईपोलर क्या होता है, जहां पर एक कंट्री जो है वो डोमिनेट कर रहा हो, एक कंट्री बाईपोलर। ऐसे एक टॉपिक आया था द हिंदू में कुछ टाइम पहले कि भाई इट इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है विद बाईपोलर कैरेक्टरिस्टिक, विद बाईपोलर कैरेक्टरिस्टिक। ये मुझे ऐसा टॉपिक लगा था कि मुझे लग रहा था कि आने वाले टाइम में इस पे क्वेश्चन हो सकता है, ये द हिंदू में आया था। अब ये टॉपिक कैसे बता रहा है, टॉपिक ये कह रहा है कि भाई मल्टीपोलर वर्ल्ड है। अब देखो मल्टीपोलर क्या होता है, बाईपोलर क्या होता है, यूनिपोलर क्या होता है, हमें ये समझना पड़ेगा। सिंपल सी बात है,
यूनिपोलर मतलब जब एक कंट्री पावरफुल है, बाईपोलर मतलब जब दो कंट्रीज हैं और दो अलग अलग पोल्स हैं। बाईपोलर दो पावरफुल कंट्रीज हैं। जैसे आप देखोगे कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हो रही थी तो उससे आप देखोगे इसके बाद कोल्ड वॉर शुरू हुई तो वहां पर दो पावर्स थी, यूएसए एंड यूएसएसआर, दो ही पावर्स थी और बाकी की कंट्रीज जो है वो कहीं ना कहीं कोई यूएसए से अलाइन हो रहा था तो कोई यूएसएसआर से अलाइन हो रहा था। तो बाईपोलर वर्ल्ड थी। लेकिन अभी आप देखोगे तो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, चाइना भी है, यूएसए भी है, रशिया भी है, इंडिया भी है, ब्राजील भी है, राइट। तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ठीक है। ये बात थोड़ा समझिएगा इस चीज को, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गया मल्टीपोलर वर्ल्ड विद बाईपोलर। तो ऐसे समझना पड़ेगा कि भाई ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है लेकिन उसमें बाईपोलर कैरेक्टरिस्टिक्स चल रही हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसे लिखने को आ गया। तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत ही क्लोज रहना है टॉपिक पे, है ना। आप अपने आइडियाज को अरेंज कर सकते हैं एंड टू राइट कंसल्टेंट क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। ज्यादा अच्छा एक्सप्रेशन आप करेंगे यानी कि एक्सप्रेस अच्छे तरीके से करेंगे, है ना, आप इफेक्टिव तरीके से लिखेंगे उसको तो आपको इसके नंबर अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड इंग्लिश प्रेसी विल बी टू टेस्ट द इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड ऐसे प्रेसी राइटिंग स्किल्स एट द 10th स्टैंडर्ड लेवल, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको ये भी देखने को यहाँ मिलता है, कभी ऐसे भी चीजें आ जाती हैं। अब पेपर 2 पे आते हैं। पेपर 1 समझ में आ गया ऐसे का, पेपर 1 समझ में आ गया। एक में कभी कभी ऐसा होता है 1000 वर्ड लिखने को बोला जाता है कि आपको लगभग लगभग इतना लिखना है। अरे 250 वर्ड्स का तो एक आंसर ही होता है ना मेंस के अंदर, 250 वर्ड्स लिखने को बोलते हैं तो 4 आंसर्स के बराबर एक आंसर लिखना है आपको, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। और इस पेपर को लिखने के लिए आपको मिलते हैं 3 आवर्स, पर्याप्त समय है। बस बात यह है कि आपके पास आइडियाज अरेंज हो जाने चाहिए। आइडियाज अरेंज हो गए तो काफी कुछ हो जाता है, क्योंकि आपको एक तरह से क्या करना है, आपको 4 क्वेश्चंस लिखने हैं एक तरह के मेंस के 1-1.5 घंटे के अंदर, और फिर 4 क्वेश्चंस, एक तरह से 8 क्वेश्चंस के बराबर आप ऐसे लिखते हो, आप 8 क्वेश्चंस के बराबर ऐसे लिख रहे होते हो, ठीक है। ये भी कभी कभी यही भी आप देखोगे तो दे हैव बीन आस्किंग इट समटाइम, बट ऐसे ही आता है, ठीक है। राइटिंग स्किल का मतलब सही तरीके से लिखना, उसको समझना, अच्छे तरह से लिख पाना, समझा पाना, ये राइटिंग स्किल्स है, ठीक है। तो ये आपको देखने को यहां पर मिलता है, प्लीज नोट कर लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है। अब देखो सिलेबस में मेंशन किया गया है दोस्त, बट आप देखते हो कि ऐसा चीज देखने को नहीं मिलता है, जनरली नहीं मिल रहा है, ठीक है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो पेपर 1 में आपका ऐसे ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे इज समथिंग दे बेसिकली चेक, यही पिछले ट्रेंड यहां पर रहा है ऐसे का, ठीक है। यही पेजेस से नहीं होता है, इट इज अबाउट द वर्ड। यहां कोई देखो वर्ड लिमिट यहां तो नहीं दी गई है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी, तो माइट बी इट माइट चेंज, ठीक है। कितने क्वेश्चन होते हैं सर, जैसे आप देखोगे दे माइट गिव यू 4 ऑप्शंस, एक पे ऐसे लिखना होगा, फिर उसके बाद दे माइट गिव यू 4 ऑप्शंस इन द नेक्स्ट, आपको एक पे लिखना होगा। तो बेसिकली यू हैव टू चूज वन फ्रॉम ईच। मान लो आपने ये चूज किया, ये चूज किया, आप यहां दोनों पे ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, क्लियर है यहां पर। शुड वी अटेंड ऑल क्वेश्चंस इन मेंस? यस मुत्तुराज, आप अगर नहीं अटेम्प्ट करोगे तो वैसे ही नंबर नहीं मिलने हैं, तो अटेम्प्ट तो करो, यहां थोड़ी कोई नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना, यहां थोड़ी नेगेटिव मार्किंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन। अब आते हैं, देखो यहां पर हम लोग अपने पेपर 2, पेपर 2 में जब जाएंगे तो जीएस पेपर 1 हमारा क्या कह रहा है। देखो जीएस पेपर 1 हमारा इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर को लेकर है, फिर उसका देखिए हिस्ट्री को है, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। अब जरा डिटेल में देखते हैं पेपर 1 में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। श्रुति मैंने बताया आप लोगों को ना कि ऐसे बेसिकली किस टॉपिक से होता है, जनरली आप देखोगे कि हिस्ट्री हो सकता है, साइंस एंड टेक हो सकता है ना, और कभी कभी फिलोसफिकल चीजें होती हैं। नॉट नेसेसरी कि आपको कोई टॉपिक मिले, कोई ऐसा टॉपिक हो गया आपको जनरल टॉपिक लिख दिया, ठीक है, तो आप उसको कैसे मोल्ड कर रहे हो डिपेंड करता है। बट एथिक्स के रिलेटेड है ना, आप देखोगे जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलेटेड टू योर, जनरली आप देखोगे तो जब आप एथिक्स हो गया, कुछ लाइफ फिलोसफिकल चीजें जनरली पेपर 2 के अंदर मिलती है, बट सोसाइटी से भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है टॉपिक, टॉपिक का कोई लिमिट नहीं है भाई, ठीक है, टॉपिक का कोई लिमिट नहीं है। देन आइए जीएस पेपर 1 की बात करते हैं। तो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये आपसे यहां पर आता है नेक्स्ट। अब जरा समझिएगा, यहां पर आपको 8 कल्चर पूछा जाता है, 8 फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू द मॉडर्न टाइम्स। ध्यान रखिएगा, ये आपका आर्ट एंड कल्चर यहां से पूछा जाता है। आर्ट एंड कल्चर ये आपका पेपर 1 के अंदर कवर हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आर्ट एंड कल्चर पेपर 1 में कवर होगा, जहां पर आपसे एंशिएंट से लेकर
मॉडर्न तक की आपको आर्ट एंड कल्चर पूछा जाएगा। ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, ये बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मॉडर्न इंडिया। अ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी 1750 अंटिल द प्रेजेंट, यानी कि आपका जो प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इवेंट्स 1947 तक चलेगा। फिर उसके बाद ये आपका फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, फ्रीडम स्ट्रगल हो गया। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस अलग से होता है, यानी कि आजादी के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस का टॉपिक भी पूछता है, कैसे हमने कंसोलिडेशन किया, कैसे हमने अपने कंट्री को रीऑर्गेनाइज किया था, यानी कि हमारे जब भारत आजाद हो गया तो कैसे हम आज की स्टेट में आए, क्योंकि कई सारे स्टेट्स फॉर्म हुए थे, तो वो कैसे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है ना। हम देखते हैं कई सारे स्टेट्स बने, पहले कई सारे अलग अलग स्टेट्स हुआ करते थे, लेकिन बाद में यू विल फाइंड, जैसे अभी आप देखोगे तेलंगाना हो गया, राइट। तो देयर आर मल्टीपल स्टेट्स जो फॉर्म हुए थे, पहले अदर नाम से जाने जाते थे, उनका नाम भी चेंज किया गया है ना। हमने कंसोलिडेशन किया, स्टेट्स को मिलाया, है ना, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। कैसे हमने जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत को पूरे एक धागे में बांधा, राइट, क्योंकि सब चीजें बिखर रही थी जब भारत आजाद हो रहा था। तो वही चीज यहां पर पूछी जाएगी। तो बेसिकली आप देखो यहां पर अभी क्या देखने को मिला, सर आर्ट एंड कल्चर हो गया, राइट, ठीक बात है सर। उसके बाद आप देखो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, यस मॉडर्न हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया। तो ये चीज यहां ध्यान रखिएगा, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री, आपका आर्ट एंड कल्चर। क्लियर यहां तक बात? ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। नहीं नहीं, 9 दिन एग्जाम नहीं चलता है स्पर्श, 9 दिन नहीं चलता है एग्जाम। आप देखोगे कि आपको जीएस के पेपर्स एक दिन में 2 पेपर्स हो रहे होंगे। यस, इसीलिए कहते हैं कि आपको नोट्स का इंपॉर्टेंस होगा, आपको नोट्स अपने बहुत ही क्रिस्प नोट्स बनाने होंगे बाद में। एक बार पूरा पढ़ने समझ लोगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब, तो आपको क्रिस्प नोट्स की हैबिट होनी चाहिए। बिकॉज आप देखोगे कि 2 शिफ्ट में पेपर हो रहे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 आपका एक दिन में हो गया, तो एक सुबह के टाइम पे होगा, एक दोपहर, एक मॉर्निंग शिफ्ट होगा, एक आपका आफ्टरनून शिफ्ट होगा। तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं होगा 2 पेपर के बीच में रिवाइज करने का। इसलिए आपके पास थोड़ा क्या पर्चियां, फर्रे होते हैं ना, फर्रे, वो फर्रे आपके पास होने चाहिए उस तरह के, ऑफकोर्स चीटिंग करने के लिए नहीं, लेकिन चीजों को रिवाइज करने के लिए। ठीक है, ये मान यहां पर ध्यान रखिएगा। तो ये तो आपका हो गया हिस्ट्री और कल्चर की बातें। अब इसमें और क्या बोला गया है, ये हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड देन सोसाइटी। आइए जरा देखें। अच्छा, इसमें और क्या लिखा हुआ है साहब, इसमें लिखा है एक वर्ल्ड हिस्ट्री भी ऐड कर लीजिए, वर्ल्ड हिस्ट्री भी ऐड कर लीजिए, हिस्ट्री के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री भी आ गया। तो आर्ट एंड कल्चर हो गया, देन आपका ऑफ कोर्स एंशिएंट से लेकर आपका मॉडर्न टाइम्स तक हो गया, देन उसके बाद आपका फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया, और वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया। ठीक है, और वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया। तो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे क्वेश्चन आता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, वर्ल्ड वॉर हो गया, वर्ल्ड वॉर हो गया, रीड्रॉल ऑफ द नेशनल बाउंड्रीज, जैसे आप देखोगे जर्मनी का यूनिफिकेशन, इटालियन यूनिफिकेशन हुआ, राइट, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, इंपीरियलिज्म बना, दूसरे कंट्रीज पे कब्जा किया, कॉलोनी बनाया, फिर वो कॉलोनियल टाइम खत्म हुआ, पॉलिटिकल फिलॉसफीज क्या क्या थी, जैसे कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, इन सब पे और उनके इफेक्ट क्या पड़े सोसाइटी पे, ये पूछा जाता है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपको यहां देखने को मिलता है। जनरली आप देखोगे कि मेंस के अंदर 1 से 2 सवाल हमें वर्ल्ड हिस्ट्री के देखने को मिल जाते हैं जनरली, बट दिस इज नॉट लाइक कि यूपीएससी ने कहीं बोला हुआ है कि 1 से 2 सवाल यहां पर मिलेंगे। ठीक है, ऐसे 1 से 2 सवाल मिलेंगे, यहां पर ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन जो पैटर्न है मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे अभी लास्ट वाले मेंस में आप देखोगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री से यू विल फाइंड कि सर 2025 में आप देखोगे तो सर एक क्वेश्चन हमको यहां पर देखने को मिला था वर्ल्ड हिस्ट्री से, एक क्वेश्चन हमको देखने को मिला था वर्ल्ड हिस्ट्री से। कभी कभी आपको 2 सवाल मिल जाते हैं, बट नॉट मोर देन दैट, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, आपको इससे ज्यादा देखने को यहां पर नहीं मिलेंगे। ठीक है, देन उसके बाद देखो सोसाइटी में आ जाते हैं। सोसाइटी, उसके फीचर्स क्या है, वुमेन, रोल ऑफ वुमेन क्या है, ये पूछ सकता है, वुमेन कैसे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आता है। अब देखो ये सिलेबस आपको ढंग से पढ़ना है, एक एक चीज। अब ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना और आपको वहां कुछ चीजें मिली तो आप समझ सकोगे अच्छा ये टॉपिक ऐसा है जिसको हम रोल ऑफ वुमेन में फिट कर सकते हैं, ये टॉपिक ऐसा है जो पॉपुलेशन और उसके एसोसिएटेड इश्यूज को लेकर है। जैसे मान लीजिए कहीं पर आया मैटरनल मोर्टेलिटी डेथ रेट, अब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अगर कहीं इसके ऊपर डेटा आ गया है तो ये डेटा ऐसा है जो हमारे पॉपुलेशन और इसके रिलेटेड इश्यूज को लेकर है, तो ये पेपर 1 में फिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है?
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे मान लीजिए कोई रिपोर्ट आई है ना, जैसे एक इंडेक्स आया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, अब ये इंडेक्स कहां फिट होगा? यहां फिट होगा। तो यही जो आप लोग क्वेश्चन पूछते हो ना कि सर न्यूज़पेपर में ये चीज कहां फिट होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूज़पेपर में ये चीज इस जगह टॉपिक में फिट हो रही है। इसलिए डिटेल्ड एनालिसिस यहां पर होना बहुत जरूरी है, डिटेल एनालिसिस होना यहां पर बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? जैसे आपको लिखा है इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। अब भारत की सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ेगा ग्लोबलाइजेशन का? तो हम यहां पर कई सारे इश्यूज को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं कि हम एक इशू देखते हैं कि भाई माइग्रेशन का इशू होता है, माइग्रेशन का इशू होता है, ठीक है, माइग्रेशन का इशू हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहां ये भी देखते हैं इलीगल माइग्रेंट्स का इशू होता है, इलीगल माइग्रेंट्स का इशू। जैसे बांग्लादेश से लोग जो है अगर छुप छुपा के बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आ जाए, तो वो सब क्या है, ये सोसाइटी पे क्या असर डाल रहा है, ये है। हमारे यहां पर देखिए सोशल एम्पावरमेंट पे, कम्युनलिज्म पे। अब कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद और सेक्युलरिज्म। अब जैसे अभी सेक्युलरिज्म पे बहुत सारे टॉपिक्स, अभी जैसे रिसेंटली द हिंदू में एक एडिटोरियल आया था, और वो एडिटोरियल बेसिकली बात कर रहा था कि जब क्रिसमस हुआ था ना, तो क्रिसमस में हमने देखा बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुई थी, है ना, बहुत सारी ऐसे रील्स वायरल हो रही थी जहाँ पर जो है हम देख रहे थे कि फॉर एग्जांपल वो क्रिश्चियंस का फेस्टिवल चल रहा है तो दूसरे तरह की चीज़ें भी हो रही, ऐसा भी देखने को मिला। कई बार हमको देखने को मिला कि भाई फॉर एग्जांपल मतलब इट इज़ लाइक सेक्युलरिज्म के ऊपर, है ना, समझ रहे हो ना, मतलब थोड़ा सा वैसे बहुत ग्रे लाइन होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर मैं बोलूँगा नहीं। बट द पॉइंट इज कि यस, सेक्युलरिज्म, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, है ना, राइट्स हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को, है ना, जैसे एक इशू यहाँ पर चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि वो मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट आया है, आज के अखबार में था ये, कि भाई एक पर्टिकुलर पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर एक दीपथम जलाने के लिए, दीप जलाने के लिए इशू चल रहा है कि यहां पर हम दीप जलाना चाहते हैं, है ना। इसको मद्रास हाईकोर्ट ने अलाउ कर दिया, लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट कह रही है कि इसको अलाउ करने का मतलब है कि बड़ा विवाद, जो कम्युनिज्म शुरू हो सकता है। क्यों? क्योंकि पास में क्या है कि भाई वहां पर पास में मजार भी है, यहाँ पर आप देखोगे तो एक मंदिर भी है, तो यहां पर तो क्या इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। तो ये टॉपिक कैसे फिट हो सकता है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं? सर इसको हम फिट कर सकते हैं यहां पर अपने कम्युनिज्म के अंदर, सेक्युलरिज्म के अंदर, इसको यहां फिट कर सकते हैं। तो यही चीज है यहां पर जानने वाली कि हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं अखबार में, तो वो मेंस में कहां फिट हो रहा है, वो तब होगा जब आप जानोगे। जैसे आगे देखिएगा, सेलियंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, ये तो सिंपल हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी का हो गया, ठीक है। अब इसमें यहां पर और क्या क्या है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, जैसे कि साउथ एशिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये ब्रैकेट में मेंशन कर दिया कि अक्रॉस द वर्ल्ड जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे कैसे है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल हो गया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल हो गया, है ना, ये तो क्योंकि ये रिसोर्सेज हैं, और रिसोर्सेज में कहाँ कहाँ पर ये नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि भैया जैसे चाइना है, तो चाइना में आप देखोगे तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स यहाँ पर अच्छे खासे मिलेंगे, और चाइना को इसका प्रोसेसिंग और रिफाइनरी करना दोनों आता है। बट इंडिया के अंदर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर भी हमको बहुत अच्छे से मिलते हैं। 8% ऑफ द ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल लेवल का 8% ये आपका जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो इंडिया में मिलते हैं। बट इंडिया के पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको रिफाइन कर पाएं और प्रोसेस कर पाएं, बट चाइना के पास है। तो बेसिकली अगर आपके पास रेयर अर्थ एलिमेंट है तो उससे आप सेमीकंडक्टर्स बना सकते हो, राइट। आप उससे देखोगे तो यू कैन मेक एआई चिप्स बना सकते हो, जो आपके एआई में यूज होते हैं सेमीकंडक्टर चिप्स बना सकते हो। तो बेसिकली ये हमें समझ में आ रहा है कि अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज कहां कहां पर है, उससे हमारी ज्योग्राफी की वजह से क्या होगा, जहां पर ज्यादा ये रिसोर्सेज होंगे उसकी वजह से क्या होगा, हम देखेंगे कि वो पॉलिटी को डिफाइन करता है। अब जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आज के न्यूज़पेपर में है और अभी आप समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो दोस्त, समझिए इस बात को समझिएगा जरा। आज ये कुछ अभी एक दिन 3 तारीख की बात है, 3 जनवरी की बात है। आप में से कितने लोग जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन 3 जनवरी को क्या हुआ था कि जो वेनेजुला के यहां पर प्रेसिडेंट थे, वेनेजुला के प्रेसिडेंट को घर से उठा लिया गया यूएसए के द्वारा। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि यूएस की आर्म फोर्सेस गई, वेनेजुला के अंदर उतरी, वहां पर उनके पैलेस पहुंची, प्रेसिडेंट को हिरासत में लिया, उसकी वाइफ को भी पकड़ा और अमेरिका ले गए, कोई कुछ बोला ही नहीं। ये जो इंसिडेंट हुआ, अब अमेरिका बोलता है कि भाई हमने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा कि वेनेजुला जो है वो यहां पर इलीगल ड्रग्स हमारे कंट्री भेज देता था, ड्रग्स हमारे कंट्री भेजता है, राइट। इस तरह के इश्यूज यहां पर रेस किए उसने। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर असली रीजन जो है वो है ऑयल का। क्यों? क्योंकि वेनेजुला जो है वो आप देखोगे तो ऑयल बहुत ज्यादा इसके पास, इसके रिजर्व्स है,
ऑयल रिजर्व्स बहुत ज्यादा है वेनेजुएला के पास। तो आप देखो यहां पर जो नेचुरल रिसोर्स है, इसका प्रेजेंस कैसे दूसरे कंट्रीज के इंटरनेशनल लेवल पे अफेक्ट कर रहा है। अब देखो नेचुरल रिसोर्स यहां पर है, यूएसए और वेनेजुएला के बीच में इश्यू हुआ है, लेकिन इसका इंपैक्ट भारत पे कैसे पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया आप देखोगे बहुत ही कम करता है ऑयल इंपोर्ट करता है वेनेजुएला से। अब अगर वेनेजुएला में इस तरह के हालात हो जाएंगे तो वेनेजुएला से ऑयल भारत में नहीं पहुंच पाएगा, ऑयल सप्लाई डिस्टरप्ट हो जाएगी, हमारे यहां तेल नहीं आएगा, तो तेल की हमारे यहां सप्लाई जो होगी वो सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी। सप्लाई कम हो जाएगी तो ऑयल के दाम भारत में बढ़ जाएंगे। तो आप समझ रहे हो कि भाई ये जो टॉपिक यहां पर है, ऐसे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, तो वो आपको यहां समझ में आ रहा है, अच्छा ये नेचुरल रिसोर्सेज इस तरह से यहां पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, और उसका इंपैक्ट हो सकता है। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन ऐसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपको सब चीजें पता हो, है ना, इसका इंपैक्ट भी क्या हो रहा है पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गया। फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल है फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कोई अगर मान लीजिए इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री की लोकेशन क्या होगी, कहां पर इंडस्ट्री लगती है। अब जैसे मैं बोलूंगा शुगर इंडस्ट्री है, तो शुगर इंडस्ट्री कहां लगाओगे, जहां शुगर केन के खेत होंगे वहीं तो लगाओगे, क्योंकि शुगर केन में क्या होता है, वो जो मिठास कंटेंट होता है वो बहुत टाइम तक नहीं चलता है, और उसको जल्दी जल्दी इंडस्ट्री पहुंचना जरूरी होता है, राइट और रॉन्ग, है ना। वैसे ही आप देखोगे और भी अदर इंडस्ट्रीज हैं, तो वो इंडस्ट्रीज कहां लगती हैं, तो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन। अब ये जो टॉपिक है ना, आप देखोगे तो अगर आसान सी भाषा में अगर आपको पढ़ना है तो क्लास 9th या इनफैक्ट क्लास 10th की आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा। क्लास 10th में आपको एनसीईआरटी मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज करके आपको मिल जाएगा। वहां से आप आसान सी भाषा में पहले पढ़ सकते हो इस टॉपिक को, व्हाट आर द फैक्टर्स। ये जो टॉपिक है ना, क्लास 10th की एनसीईआरटी में अच्छे से मिलेगा, क्लास 10th की एनसीईआरटी में। यस, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़िए आप, आपको समझ में आ जाएगा कितना जबर यहां पर बढ़िया तरीके से आसान सी भाषा में आपके ये रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है, इंडिया के अंदर भी वर्ल्ड के अंदर भी, और ये फैक्टर्स क्या क्या है। देन इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेनास जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक, पूरा ज्योग्राफी हो गया जो आपसे पूछा जाएगा। ये टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे, ठीक है, वो टीचर आपको पढ़ाएंगे। तो बेसिकली ये जो है आपका पेपर 1 का टॉपिक सारे हो गए, ये पेपर 1 हो गया। तो समझ में आ गया, पेपर 1 में हमको हिस्ट्री, कल्चर, आपका कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अब हिस्ट्री वर्ल्ड की भी आती है और ज्योग्राफी भी यहाँ पर इंडिया और वर्ल्ड की आएगी, ठीक है। तो ये बेसिक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, पेपर 3 की तरफ जाते हैं, जो कि आपके गवर्नेंस को लेकर है, ठीक है। अब जरा देखिएगा यहाँ पर क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाती हैं। देखिए अगर यहां पर हम देखेंगे तो इसमें दोस्तों गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस आता है। तो यानी कि जैसे अभी यूएस वाला मामला हुआ, यूएस वेनेजुएला, वो सीधे सीधे आपका पेपर 2 के अंदर फिट हो जाएगा, ठीक है, पेपर 2 के अंदर फिट हो जाएगा। तो देखो यहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पूरा पढ़ना होगा, राइट, इसमें सारी चीजें, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, कैसे हिस्टोरिकली इवॉल्व हुआ है, वो सब चीजें आपको यहाँ पढ़नी है। देन फंक्शंस क्या है यहाँ पर यूनियन और स्टेट्स के, राइट, व्हाट आर द इश्यूज, चैलेंजेस, फेडरल स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने में क्या क्या आ रहे हैं, कैसे यहाँ डिवोल्यूशन है पावर्स का, फाइनेंसेस का, लोकल लेवल तक, है ना। तो जैसे आप देखोगे कि भाई कैसे यहाँ डिवोल्यूशन हो रहा है पावर्स का, फाइनेंसेस, यानी कि फाइनेंसेस कभी कभी क्या होता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, वो फंड अप्रूव करती है ना, स्टेट्स के लिए, है ना, कभी कभी पंचायत के लिए भी किए जाते हैं, पंचायत के लिए, तभी तो ये पंचायत क्या होंगी, फंक्शन कर पाएंगी। तो इनको लेकर कई बार इश्यूज भी होता है। जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पर स्टेट्स के अंदर, तमिलनाडु जो है वो कह रहा है कि हम ये जो आपका पॉलिसी है हम उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, जैसे हम जो है फॉर एग्जांपल एक स्कीम है उसको लेकर हम ज्वाइन नहीं करेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है हम आपको फंड्स नहीं देंगे। तो यही चीज, इस तरह के इशूज यहाँ पर आते हैं, और ये इशू इज नथिंग लाइक फेडरलिज्म का इशू है, ये फेडरलिज्म का इशू है। कई बार होता है ना, जैसे अभी आप देखोगे कि बहुत चर्चा चली थी, आप लोग को पता नहीं, पता है कि नहीं पता, बट मैंने आपको अभी द हिंदू फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि तमिलनाडु के गवर्नर का केस था। तमिलनाडु के गवर्नर साहब जो हैं वो बिल पर बैठे हुए थे, जो तमिलनाडु की राज्य ने बिल पास किए थे अपने असेंबली से, उन बिल्स पे गवर्नर साहब कई सालों से बैठे थे, 4-5 सालों से बैठे हुए थे, ज्यादा ही टाइम हो चुका था, वो बैठे हुए कर ही नहीं रहे इसको पास। लेकिन जब तमिलनाडु की गवर्नमेंट क्या हुई, वो पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट, तो फिर गवर्नर साहब इस बिल को भेज देते हैं प्रेसिडेंट के पास कि आप बताइए क्या करना चाहिए।
तो देखिए आप यहाँ पर क्या है, ये अब तमिलनाडु की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार तो है नहीं यहाँ पर, तमिलनाडु की डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है। तो यहाँ पर इशू क्या आ रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट की चीजों को रोका जा रहा है। तो ये डायरेक्टली क्या है आपका, ये डायरेक्टली फेडरल स्ट्रक्चर को हिट कर रहा है टॉपिक। तो ऐसे टॉपिक आपके डायरेक्टली पेपर 2 में, देखो ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि आपको पता होगा सटी के पेपर 2, लेकिन पेपर 2 में भी कहां पर आएगा, पेपर 2 में भी कहां पर आएगा, तो आपको पता होना चाहिए भाई ये टॉपिक्स पे हिट हो रहा है। सेपरेशन ऑफ पावर्स आता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी बात आई कि भाई अब इसमें तमिलनाडु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बोला कि भाई पहले इनिशियली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको 3 महीने के अंदर गवर्नर हो या यहां पर प्रेसिडेंट हो, उनको बिल पे कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, बिल पे एक्शन लेना पड़ेगा। अब ये जो चीजें हैं अभी तक कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती तो ठीक था, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बात मेंशन है ही नहीं। तो मतलब अगर आप सुप्रीम कोर्ट ये बात बोल देगा कि 3 महीने में करो, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किसने कर दिए, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिए। क्या ये काम सुप्रीम कोर्ट का है, नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम है जुडिशरी, यानी कि एडजुडिकेट करना, डिस्प्यूट को सॉल्व करना। तो यहां पर अगला टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो यहां पर वेरियस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस, तो इस तरह के इशू सेपरेशन ऑफ पावर्स में आ रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। तो जब आप सिलेबस आज एक एक लाइन पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये टॉपिक इसमें फिट हो रहा है, ये टॉपिक इसमें फिट हो रहा है। देखो कंपेयर करना है फिर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अदर कंट्रीज से, फिर पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, ये सीधे सीधे आता है आपका, उसका स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शनिंग, उसका कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर्स एंड प्रिविलेजेस, जो भी चीजें हैं वो आप पूछेंगे। फिर स्ट्रक्चर एंड एग्जीक्यूटिव का, जुडिशरी भी यहाँ पर आता है, ठीक बात है, ये हो गया। फिर सेलिएंट फीचर्स ऑफ आरपीए, देखो अलग से लिखा हुआ है, एंड बाय गॉड कह रहा हूं इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आरपीए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है, और ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की पावर्स जहां से लीगल बैकिंग है इस एसआईआर को, वो है सेक्शन नंबर 21 क्लॉज 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। यहां से ये पावर को ड्राइव कर रहा है। आरपीए का टॉपिक ही अलग से दिया गया है। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गया। देन आप देखोगे बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में यहां पर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, इलेक्शन कमीशन हो गया है ना, यूपीएससी के बारे में हो गया, फिनेंस कमीशन के बारे में हो गया, कैग के बारे में हो गया, ऐसे और भी आपके जो है यहाँ पर जो आपकी फाइनेंशियल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनके बारे में यहाँ पर सवाल पूछा जाता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन सब हो गया। देन कुछ स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज भी आती है ना। अब जैसे स्टैट्यूटरी बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टैट्यूटरी बॉडी का नाम ले लिया आपने, सीआईसी हो गया है ना, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो कि आरटीआई वगैरह पर डिसाइड करते हैं। अब बहुत सारा इशू चला था सीआईसी को लेकर, बहुत सारा इशू चला था। आप देखोगे बहुत टाइम से सीआईसी जो है वो अपॉइंटेड ही नहीं थे, पोस्ट खाली थी। इमेजिन करिए, तो आरटीआई की एप्लीकेशन डिस्पोज नहीं हो रही होंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक बात? अभी स्क्रीन ठीक आ गई? आप लोग मेरी बात सुन रहे हो कि आप लोग हो कि गए चले गए, क्या है? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे देखिए, फिर उसके बाद देखिए रोल ऑफ एनजीओ, आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशन, अदर स्टेक होल्डर्स। यानी कि ये टॉपिक आपके एनजीओस को लेकर हो गया, इनका रोल क्या होता है ना, हाउ डू दे बेसिकली ये डेवलपमेंट प्रोसेस में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे ये यहाँ पर अपना प्रेशराइजिंग करते हैं, स्टेट्स के ऊपर कैसे प्रेशराइज करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सब चीजें यहाँ पर देखो पूछा जाएगा। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देन उसके बाद बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, तो सारी वेलफेयर स्कीम्स, उनके बारे में उनके जो फैक्टर्स हैं, जो उनकी यहाँ पर चीज़ें वो आपको पता होना चाहिए, है ना, कैसे यहाँ पर वो स्कीम्स वल्नरेबल सेक्शन को बेटर कर रही हैं, ऑल दीज थिंग्स। फिर यहाँ पर कुछ इशूज ऐसे भी होते हैं जो कि आपके सोशल सेक्टर से रिलेटेड हैं, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, वो यहाँ पर पूछा जाएगा। आप देख रहे हो एक एक वर्ड हमको यहाँ जानना है। देन आप देखोगे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपके कौन से हो गए, ये देखो गवर्नेंस के, ट्रांसपेरेंसी हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया, ई गवर्नेंस हो गया। अब आप देखोगे कंट्री के अंदर डीपीडीपी एक्ट बनाया गया है, डीपीडीपी एक्ट। ये डीपीडीपी एक्ट क्या है, ये कि आपकी जो है प्राइवेसी को लेकर बोलता है, ये प्राइवेसी को लेकर बोलता है ना। ट्रांसपेरेंसी के लिए आरटीआई एक्ट आपके पास है जो ट्रांसपेरेंसी पे बोलता है ना। इस तरह से कई सारी चीजें हैं, आपके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की डिग्री की बात आई थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की डिग्री की बात आई थी, डिग्री कि उनकी डिग्री पब्लिक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो ये मैटर किसका है, ये मैटर कहाँ फिट होगा, ये मैटर कहाँ फिट होगा, क्या ये मैटर आपका किस में आएगा? तो भाई क्या ये मैटर इसमें कहीं फिट हो रहा है? आप देखोगे अभी आगे चल के जीएस पेपर 4 में आ जाएगा, बिकॉज इट इज अ प्योर टॉपिक ऑफ व्हाट, इट इज अ प्योर टॉपिक कि भाई यहां पर ये टॉपिक आपका है सिंपली ट्रांसपेरेंसी को लेकर
ट्रांसपेरेंसी को लेकर वर्सेस प्राइवेसी को लेकर, तो ऐसे टॉपिक्स आपको डायरेक्टली एथिक्स के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा जब आप ये टॉपिक पढ़ते जाओगे कि किस में फिट हो रहा है। जैसे बाइलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स हो गया, जैसे G20 हो गया, है ना, बाइलैटरल ग्रुपिंग्स हो गया, इंडिया का यूएसए के साथ डायरेक्ट मीटिंग होता है, इंडिया और उसके नेबरहुड के रिलेशंस, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी, ये टॉपिक इंडिविजुअल टॉपिक है। देखो सिविल सर्विसेज का क्या रोल है डेमोक्रेसी के अंदर, ये डायरेक्टली यहां पर एक टॉपिक है आपका, इसका भी क्वेश्चन हो सकता है ना। भारत के जितने भी नेबरहुड है उनसे रिलेशंस कैसा है भारत का। फिर ऐसे बाइलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स हो गए। फिर क्या यहाँ पर इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स है ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा। सीधी बात है, मान लीजिए यूएस ने क्या किया, वेनेजुएला पे अटैक किया या फिर उसको प्रेसिडेंट उठा लाया, तो ये जो यहाँ पर एक तरह का ये पॉलिटिक्स हुआ है, उससे क्या हुआ, इंडिया के इंटरेस्ट पे क्या फर्क पड़ा। तो भारत को बताया मैंने, तेल के ऊपर फर्क पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए यूएस का जो बैंक है, फेडरल बैंक जैसे अपना आरबीआई है, वहां पर फेडरल बैंक है, उनका फेडरल रिजर्व अगर मान लीजिए क्या करता है कि वो इंटरेस्ट रेट को क्या करता है, बढ़ा देता है कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, मतलब क्या हो गया कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी आ गई। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये है कि लोग जो है लोन कम लेंगे, यानी कि स्लो डाउन देखने को मिलेगा इकोनॉमी के अंदर। तो आप देखोगे इंडिया के अंदर भी क्या होगा, लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के फिर वो मेटल्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, तो भारत की इकोनॉमी भी इंपैक्टेड हो जाएगी, राइट। तो इस तरह की चीजें यहां पर आपको समझनी पड़ेंगी कि अच्छा ऐसी पॉलिसीज का इंपैक्ट भारत के ऊपर क्या पड़ रहा है, वो आपको देखनी है। यानी कि कोई ऐसी चीज है जिसका इंपैक्ट भारत के ऊपर नहीं है, तो फिर अगर उसका इंपैक्ट भारत के ऊपर नहीं है तो हमको नहीं पढ़ना है। वो हो सकता है किसी और कंट्री का इशू हो, हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये बात समझ में आया। तो एक तो ये चीज है। देन उसके बाद आइए, अब यहां पर इंपॉर्टेंट आपका ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, यूनाइटेड नेशंस हो गए, है ना, उसकी जितनी भी एजेंसीज है उनकी बात यहाँ पर हम लोग करेंगे, ठीक है। आपका ILO हो गया, है ना, जितने भी इस तरह के UNCCC हो गया, तो जितने भी आपके यहाँ पर इस तरह की और एजेंसीज भी हो गई, उनके मैंडेट, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आपकी कवर हो जाती है। चलिए पेपर 4 में आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, आपसे जो पूछा जाएगा वो क्या क्या है, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। मोटे मोटे रूप में अगर आप देखें तो एक तो इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स आता है इसमें। फिर आप देखोगे इसमें एनवायरनमेंट पूछा जाता है, इसमें आप देखोगे इसमें यहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज को पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर डिफेंस के मामलों को पूछा जाता है, यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट को पूछा जाता है। तो मोर ऑफ कोर्स यहाँ पर साइंस एंड टेक को पूछा जाता है, साइंस एंड टेक को। तो मेनली आप देखोगे ये टॉपिक्स होते हैं जो यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो अब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स इश्यूज, अब प्लानिंग को लेकर, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को लेकर, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सब चीजें। न्यूज़पेपर एक स्टूडेंट लिख रहा है न्यूज़पेपर इसकी, देखो ऐसा मत समझ लो कि न्यूज़पेपर इसकी, यस न्यूज़पेपर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपकी अवेयरनेस को बढ़ाएगा, आपकी नॉलेज को इंक्रीज करेगा। न्यूज़पेपर ये काम करेगा आपके लिए, ठीक है ना, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। बट ध्यान रखना, एवरीथिंग इज नॉट न्यूज़पेपर, एवरीथिंग इज नॉट न्यूज़पेपर, ये बात यहां ध्यान रखिए, ठीक है। आगे देखिए यहां पर, अब ये सब चीजें हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ, इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। अब इंक्लूसिव ग्रोथ है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ भारत सरकार ने ऐसी स्कीम्स निकाली जिसमें सबको साथ लेके ग्रो करने की बात हो रही है ना, क्या सबका विकास, सबका क्या है वो चीज़ है। अब गवर्नमेंट बजटिंग, बजट के ऊपर हो सकता है, गवर्नमेंट के खर्चे कैसे हो रहे हैं। देन इसका देखिए मेजर क्रॉप्स। अब ये मेजर क्रॉप्स यानी कि यहाँ पर ज्योग्राफी नहीं समझ में आ रही है, ज्योग्राफी नहीं है बेसिकली, मेजर क्रॉप्स, उसके क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, जो थोड़ा पोर्शन आपका ज्योग्राफी का होता है। बट द पॉइंट इज कि उसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन कंट्री में कैसे होते हैं, इरिगेशन सिस्टम कैसे है, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग कैसे होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, क्योंकि ये इकोनॉमी का पार्ट बनता है। ज्योग्राफी वहां खत्म हो जाती है कि सॉइल का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या नहीं है, कितने उसमें पानी है, सॉइल क्रॉप उगेगा, क्रॉप नहीं उगेगा, उस क्रॉप को कैसा सॉइल चाहिए, कैसा नहीं चाहिए, वो ज्योग्राफी का पार्ट है। लेकिन क्रॉपिंग पैटर्न है ना, वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, और फिर उसके बाद कैसे आप क्रॉप्स को स्टोर, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, है ना, फिर आप कैसे उसको मार्केट कर रहे हो, यानी कि आपका जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कैसे उसको उसको इकट्ठा कर रहा है, अनाज को आपसे ले रहा है किसानों से, है ना, ये सब चीज़ें जो है वो उसमें आ जाती है। फिर टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या हुआ फार्मर्स की हेल्प में, तो यहाँ पर ये भी देखते हैं हम लोग, फार्मर्स की हेल्प के लिए बहुत सारा ऐसा कुछ काम किया गया है जो टेक्नोलॉजी के थ्रू आसान कर दिया जाएगा। ऐसे इशूज रिलेटेड टू व्हाट, सब्सिडीज, है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पीडीएस सिस्टम, पीडीएस का ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, लिमिटेशन, रिवैम्पिंग, हर चीज है। देखो टॉपिक ही अलग से पीडीएस पे इतना फोकस करके दिया गया है कि पीडीएस का, है ना, जो आप देखते हो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो आपका वो चलते हैं ना आपके जो
राशन वाली दुकानें होती हैं, तो उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, फंक्शन क्या है, लिमिटेशंस क्या है, रिवैम्पिंग, एक एक चीज देखा है। बफर स्टॉक और फूड सिक्योरिटी पे यहाँ पर आता है, टेक्नोलॉजी मिशंस, इकोनॉमिक ऑफ एनिमल रियरिंग, तो ये सब चीजें आपके अगेन पार्ट बनती हैं। देन उसके बाद आप देखो, अब खाना यहाँ पर बन रहा है, लेकिन खाने की प्रोसेसिंग होना जरूरी है। अनाज हो गया, अनाज की आप फूड प्रोसेसिंग करते हो, बहुत सारी चीजें हैं, पैकेज फूड होती हैं, अब उसकी पैकेजिंग कैसे होती है उस पर भी डिपेंड करता है खाना कैसा कैसा नहीं रहेगा, है ना। सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया। तो व्हाट इज द स्कोप एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, लोकेशन, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट क्या है, जब आप फूड प्रोसेसिंग कर रहे हो, फूड को आप एक जगह दूसरे का भेज रहे हो, तो व्हाट आर द इश्यूज अराउंड इट। वो लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, अब मैंने कुछ टाइम पहले इस पे एक एडिटोरियल पढ़ाया था, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के पेज पे आया था, लैंड रिफॉर्म्स को लेकर, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जजमेंट दिया है, दैट इज अबाउट समी, दैट इज द केस इज समी उल्लाह वर्सेस, आप देखोगे मेरे ख्याल से स्टेट ऑफ बिहार करके था, अभी रिसेंटली दिसंबर का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना लैंडमार्क जजमेंट दिया है, समी उल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो ये लैंड रिफॉर्म्स में यहाँ पर आया है कि भाई क्या यहाँ पर आपको चाहिए होगा, है ना, मैंने इस पर भी आर्टिकल पढ़ाया था, राइट। देन उसके बाद देखोगे लिबरलाइजेशन के इफेक्ट्स क्या है इकोनॉमी के ऊपर, अभी कंट्री हमारा लिबरलाइज हुआ था, 1991 वाली पॉलिसीज की बात हो रही है यहाँ पर, उसका क्या इंपैक्ट पड़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरवेज, अब कितने सारे इश्यूज देखो हमारे एयरपोर्ट्स पे आ रहे हैं, हमारे यहाँ पर देखोगे कि भाई कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, हमको एनर्जी सेक्टर में ग्रो करना है, अगर मान लीजिए, तो हमें क्या चाहिए, हमें और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। पोर्ट्स की बात करेंगे तो भारत अभी बहुत ऐसे, अंडमान और निकोबार में आप देखोगे एक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चल रहा है, ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें हम लोग पोर्ट यहाँ डेवलप कर रहे हैं, कंटेनर पोर्ट होगा जहाँ पर शिप्स अपने सामान को उतार के दूसरे सामान डाउनलोड के मतलब उसको उतार सकती हैं और चढ़ा सकती हैं। रोड्स के ऊपर हम लोग खर्चा करते हैं, एयरपोर्ट्स हो गया, रेलवेज हो गया, तो इनके सारे इशूज़ हो गए, क्या क्या इशूज़ अराउंड इट है। अब एयरपोर्ट्स में हम देखते हैं क्या क्या, अभी आप देखोगे फ्लाइट्स के कितने इशूज़ सामने आ रहे थे, इंडिगो की फ्लाइट्स लेट हो रही थी, अहमदाबाद क्रैश है, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, साइंस एंड टेक के अंदर आप देखोगे तो एप्लीकेशंस पे सवाल आता है, एवरीडे चीज़ों में जो चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं उसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आता है। देन आप देखोगे यहाँ पर अचीवमेंट्स क्या है इंडियंस के साइंस एंड टेक में, ठीक है। फिर उसके बाद अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इश्यूज रिलेटिंग टू। फिर देखिए यहाँ पे एक टॉपिक और है कि गॉड कैसे बनना है, ये भी यूपीएससी पूछता है आपसे, हर चीज़ बेसिकली यूपीएससी ऐसे लिख रहा है, बट लिखने से पढ़ने से ये फायदा होता है कि हमको पता चलता है अच्छा कि एक एक पॉइंट समझ में आ जाता है कि हमें क्या क्या सिलेबस में है। अब देखिए सिलेबस के अंदर आप देखिए क्या क्या है, आपको आईटी से सवाल पूछ सकता है, स्पेस से रिलेटेड चीज़ें आती है, इसरो ने क्या किया क्या नहीं किया, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें, है ना, आपका एआई का ज़माना है, रोबोटिक्स हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। अभी मैं आज ही जो है टॉपिक पढ़ा रहा था बायो मटेरियल्स करके, मैंने आज ही द हिंदू में टॉपिक पढ़ाया था बायो मटेरियल्स क्या होते हैं, है ना, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के पेज पे ये आया था। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट से आया था, कई बार आप देखेंगे बरसात के महीने में फ्लड्स आ गया, ऑल दिस थिंग्स, वो सब यहाँ कवर हो जाएगा। कंजर्वेशन, हम लोग बात करते ही रहते हैं कंजर्वेशन की, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की, डिग्रेडेशन की, है ना। जैसे अभी बेलम में मीटिंग हुआ था, बेलम में आप देखोगे COP30 हुआ था, तो हमने यहाँ पर बातें करी थी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को लेकर, राइट, ये सब चीज़ें यहाँ पर हुई थी। लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, तो बेसिकली जो कंट्री में एक्सट्रीमिज्म है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है ना, नक्सलवाद, इन सब की बातें जो है यहाँ पर होती हैं, ठीक है। देन रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स क्या हैं इंटरनल सिक्योरिटी में। कई बार क्या होता है एक्सटर्नल स्टेट यानी कि दूसरे कंट्रीज का हमारे ऊपर क्या दबाव पड़ता है, क्या रोल रहता है, और फिर नॉन स्टेट एक्टर्स का क्या रोल रहता है ना, जो चैलेंज बन जाते हैं हमारे लिए इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, ये होता है। देन आप देखोगे और क्या क्या इंटरनल सिक्योरिटी में आता है, जैसे आप देखोगे लिखा हुआ है चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। अब थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, कई बार ऐसा होता है कि हमारा कम्युनिकेशन साइबर फ्रॉड हो गया, है ना, हमारे डिफेंस की बातें लीक हो गई, इस तरह की चीज़ें होती हैं। मीडिया का रोल क्या होना चाहिए, सोशल नेटवर्किंग आज के टाइम में, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सोशल नेटवर्क पे क्या होता है, सोशल मीडिया को कंट्रोल करना, ऑल दीज थिंग्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइबर सिक्योरिटी का, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। तो जैसा भी ये देखोगे सोशल मीडिया के लिए AI है ग्रॉक, एक चैट बॉट है ग्रॉक, किसका है ये ग्रॉक चैटबॉट, ये चैटबॉट है ग्रॉक किसका है, ये ट्विटर का है। तो भारत ने इसको लेकर काफ़ी कंसर्न रेज किया है, क्योंकि ये ग्रॉक जो है वो वुमेन की ऑर्डर कर, मतलब आपको उसको कमांड दोगे तो वुमेन की बड़ी यहाँ पर सेक्सुअल इमेजेस को क्रिएट कर दे रहा है, किसी भी वुमेन की, है ना, वो यहाँ पर ऐसी मतलब ऑब्सीन इमेजेस को बना दे रहा है, उनकी कपड़ों को चेंज कर दे रहा है, राइट। चैट GPT वगैरह के अंदर थोड़े लिमिटेशंस है, वो ऐसी बातें करोगे तो मना कर देगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन ग्रॉक के अंदर ऐसा नहीं है। भारत इस चीज़ को लेकर सवाल उठा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, ट्विटर से, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये यहाँ पर हो गया। देन हम एथिक्स में आएंगे तो देखिए एथिक्स में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आती है। देखो पहले तो क्या बोला गया है, माइंडसेट क्लियर करा है यूपीएससी ने अपना
कि हम एथिक्स में पूछेंगे क्या, हम एथिक्स में पूछेंगे क्या। तो देखो, दिस पेपर विल इंक्लूड व्हाट, क्वेश्चंस टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड अप्रोच टू इश्यूज रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी। तो भाई इंटीग्रिटी के इश्यूज को, देन probity in public life and his problem solving approach to various issues and conflicts faced by him in dealing with society। तो बेसिकली यहां पर जो है हम लोग क्या है, हम लोगों को ऐसे इश्यूज पर चेक किया जाएगा कि भाई डेली लाइफ के टाइम पे जो इश्यूज आएंगे उन्हें कैसे यहां पर जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारी अप्रोच क्या रहेगी, उन चीजों पर चेक किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए ये ब्रॉड एरियाज कवर्ड हैं, मतलब कहने का पॉइंट ये है कि दीज आर नॉट द ओनली एरियाज, ये ब्रॉड एरियाज है, यूपीएससी ने क्लियर कर दिया ये ब्रॉड एरियाज है। ठीक है, ब्रॉड एरियाज हैं। चलिए जरा इसके बारे में यहां पर देखते हैं क्या क्या है। जैसे पहला उन्होंने कहा एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, यानी कि एसेंस, डिटरमिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। एथिक्स का क्या यहाँ पर कॉन्सिक्वेंस रहता है ह्यूमन एक्शंस पे, है ना, डायमेंशंस कितने हैं एथिक्स के, ये सब बातें तो ठीक है जो एक बेसिक वाली होंगी। यहां से देखिए एटीट्यूड, ये एक एस्पेक्ट रहेगा आपके इस एथिक्स पेपर का। देन आप देखिएगा एप्टीट्यूड, ये एक एस्पेक्ट है आपके पेपर का। फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, जैसे कि आप देखोगे इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीसनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन, ये सब चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चला आप एक शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति निकल के आ गए, आप एक शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति हो, पता चला गुस्सा गए, थप्पड़ अप्पड़ डर दिया आपने उठा के किसी को, तो वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा इसको आफ्टर द क्लास। इमोशनल इंटेलिजेंस आपका चेक किया जाएगा, है ना, सिर्फ ये नहीं कि आपका आईक्यू चेक हो रहा है, आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस कितना है। मतलब कई बार ऐसा होता है जहां पर आपको कुछ फैसला लेना होगा और वो फैसला ऐसा होगा जो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस पे भी डिपेंड करेगा, है ना, आपके इमोशनल इंटेलिजेंस को भी चेक किया जाएगा। भाई ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट हो। आप जैसे देखोगे हमारी जो ब्यूरोक्रेसी थी, सिविल सर्वेंट्स थे, उनको स्टील फ्रेम कहा गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टील फ्रेम, मतलब बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि हमारी जो सिविल सर्वेंट्स थे ना, वो ऐसे स्टील हो गए कि वो बेंडी नहीं होते हैं। मतलब उनके अंदर फर्क ही नहीं पड़ रहा है इमोशंस हैं कि नहीं है। उनको अगर लिखा है रूल्स में ऐसा करना है तो ऐसा करना है, अब चाहे कोई कितना भी उससे हर्ट हो रहा हो। इसलिए यहाँ पर बात आई थी कि नहीं, नाउ द सिविल सर्वेंट जो है वो सिर्फ स्टील फ्रेम नहीं होना चाहिए, उनके अंदर भावना भी होनी चाहिए। इसीलिए आप देखोगे कि कई बार आप लबासना के अंदर आप जाओगे तो लबासना के अंदर एक भावना वृक्ष है, दीवार पे ऐसे लगा हुआ है, इट्स नॉट अ रियल वृक्ष बट दीवार पे लगा हुआ है, तो भावना वृक्ष है, मतलब फ्रॉम द स्टील फ्रेम टू द भावना वृक्ष। ऐसा का एडिटोरियल भी लिखा था लबासना के डायरेक्टर साहब ने कि पहले स्टील फ्रेम था हमारी सिविल सर्वेंट्स, अब भावना वृक्ष है, यानी कि अब हमारे सिविल सर्वेंट्स के अंदर इमोशन एस्पेक्ट भी है। ये नहीं कि जो लिख दिया, मतलब पहले की जो होती थी ना वो ब्यूरोक्रेसी जब अंग्रेज थे उनके वक्त की थी, जिनके अंदर इमोशंस नहीं था, वो अपने रूल के हिसाब से काम करेंगे, भारतीयों के अगेंस्ट करेंगे, कोई मर रहा है मरने दो, फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर इमोशन आना चाहिए, ठीक है ना, तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मॉरल थिंकर्स क्या है, फिलोसफर्स का क्या है, तो आपका फिलोसफी और कहीं कहीं आप देखोगे आपके पॉलिटिकल थिंकर्स, इनका भी व्यू बनता है, यहाँ पर यूज होता है। अब पब्लिक एंड सिविल सर्विसेज की वैल्यूज इन एथिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आप देखोगे स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स, एथिकल कंसर्न्स एंड डायलेमास, आपको बहुत सारे ऐसे डायलेमा में डाला जाएगा, आपको बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेने को बोले जाएंगे उसमें कि बताओ उसमें आप क्या करोगे, ऐसे पे क्या करोगे आप, है ना। आपको एक तरफ पूरी दुनिया रख दी जाएगी, एक तरफ फॉर एग्जांपल आपके किसी फैमिली मेंबर को रख दिया गया, बताओ आप उसको चूज करोगे। तो इस तरह के बहुत सारे आपको डायलेमा में रखा जाएगा। आपसे बोल दिया गया कि आपके सीनियर अधिकारी ऐसा बोल रहे हैं कि आप नहीं करोगे तो आपको हम हटा देंगे, आपका ट्रांसफर करवा देंगे, और एक तरफ क्या चीज़ है कि आप कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे आपको डायलेमास में डाल के आपसे एथिकल डायलेमा आपको दिए जाएंगे, है ना, एथिकल डायलेमा आपको देंगे। अकाउंटेबिलिटी, एथिकल गवर्नेंस, है ना, ये सब चीज़ें यहाँ पर है। वैल्यूज इन गवर्नेंस, ये भी होना चाहिए, गवर्नेंस में वैल्यूज भी होना चाहिए, ये नहीं गवर्नेंस कर रहे हैं लेकिन वैल्यूलेस है। ठीक है, देन उसके बाद प्रोबिटी इन गवर्नेंस, यानी कि आप क्या यहाँ पर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस क्या है, फिलोसफिकल बेसिस क्या है गवर्नेंस का, राइट। अब ये राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया, कोड ऑफ एथिक्स हो गया, कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, सिटीजन चार्टर हो गए, वर्क कल्चर है, क्वालिटी ऑफ सर्विस है, ये सब चीजें है ना। मैं आपको बता रहा था ना मैं कि ट्रांसपेरेंसी और सीधे राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसका वो इशू था प्राइम मिनिस्टर की डिग्री का, है ना, जीएस पेपर 4 के अंदर आ रहा था, है ना, ये जीएस पेपर 4 के अंदर कवर हो रहा है ऐसा। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा प्राइम मिनिस्टर की डिग्री के बारे में बताइए, लेकिन वो केस स्टडी हो गया कि भाई क्या हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, केस स्टडीज ऑन अबव इश्यूज, तो सारे इश्यूज पे आपको केस स्टडी देखने को मिलेगा, राइट। आपको इस तरह के केस स्टडी दे सकते हैं।
अब इसके बाद पेपर 6 और पेपर 7 आपके ऑप्शंस होंगे दोस्तों, और यहां पर मैंने आपको बता दिया कि 2 पार्ट्स में होंगे, पेपर 1 और पेपर 2 होगा। अब देखो यहां पर एक बात समझिएगा, कैंडिडेट्स में चूज एनी ऑप्शनल सब्जेक्ट from amongst the list of subjects given in para 2 group 1. However, if a candidate has graduated in any of the literatures of languages indicated in group 2 with the literature as the main subject, then the candidate can also opt for that particular literature subject as an optional subject. मतलब अगर आप ग्रेजुएशन में अपने उस लिटरेचर से आपने ग्रेजुएशन किया है, मेन सब्जेक्ट था आपका, देखिए इफ अ कैंडिडेट हैज ग्रेजुएटेड इन एनी ऑफ द लिटरेचर ऑफ लैंग्वेजेस, अभी आगे जो ग्रुप 2 में जो लैंग्वेजेस दी हैं, अगर आप उसमें ग्रेजुएट हुए हो तो विद द लिटरेचर एज मेन सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपका लिटरेचर मेन रहा है, तो आप उस लैंग्वेज को यहां पर लिटरेचर को ऑप्ट कर सकते हो मेंस में। अदरवाइज कैंडिडेट जो है वो ग्रुप 1 में जो यहां पर लिस्ट दे रखी है उसमें जो पैरा 2 है वहां से जो ऑप्शंस है चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्रीकल्चर आपका ऑप्शन हो गया, ठीक है, अब यहां पर कई सारे हैं, मैं एक एक सब्जेक्ट के उसमें नहीं जाऊंगा, बट देखो यहां पर आप देख रहे हो आपका एग्रीकल्चर पेपर 1 हो गया, देन आप देखो पेपर 2 हो गया, फिर उसका देखो एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंसेज हो गया, फिर आप देखोगे यहाँ पर इसका पेपर 1 पेपर 2 हो गया, देन यू विल फाइंड एंथ्रोपोलॉजी पेपर हो गया, है ना, एंथ्रो हो गया। ठीक है, एंथ्रो के बाद आप देखोगे आपको ऐसे और ही मिलेंगे, यू विल फाइंड कि बॉटनी हो गया, बॉटनी भी आपका बन सकता है, बॉटनी भी हो गया, केमिस्ट्री भी आपका मेंस का बनता है। ठीक है, देन उसके बाद आप देखोगे सिविल इंजीनियरिंग भी आपका मेंस का पेपर बनता है। ठीक है, होपफुली आपको विजिबल होगा, अब दिख रहा है, तो यह आपका विजिबल हो जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग हो गया। देन उसके बाद आप देखो तो ऐसे करते करते यू विल फाइंड नेक्स्ट कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी हो गया। अब जो कॉमर्स वाले हैं वो देखना चाहते हैं तो यहां से देख सकते हैं क्या क्या सिलेबस का पार्ट बनेगा, कितना कितना वो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, कितना कितना नहीं पढ़ रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो ये देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया पेपर 1, ऐसे आप चूज कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर ये कई सारे यहाँ पर ऐसे 79 पेजेस तक दे रखे हैं आपके पास, ये सारे टॉपिक्स हैं ना, आपके सारे टॉपिक्स हैं और सबके यहाँ पर पार्ट्स में दे रखा है। ये यहाँ पर आपकी लैंग्वेजेस हो गई, असामीज़ दिया है, ठीक है, ये कुछ कुछ लैंग्वेजेस के बारे में भी दिया हुआ है, तो उसमें से आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये जो पूरा अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस था, होपफुली आपको समझ में आया कि सिलेबस को हमें कैसे पढ़ना था पूरा, है ना। हमने एक एक लाइन सिलेबस को देकर समझाया आज पहली बार, अच्छे तरीके से हम आराम से बैठ के हमने पूरा समझा, है ना। अब हम अखबार पढ़ेंगे तो हमको एटलीस्ट समझ में आएगा। अब आपको बार बार एक बार सिलेबस देखना पड़ेगा, आप अखबार पढ़ोगे आपको फिर देखना पड़ेगा, अच्छा ये सिलेबस यहाँ पर कनेक्ट होता है, ये सिलेबस यहाँ कनेक्ट होता है। इससे क्या होगा ना, क्या चीज़ एलिमिनेट करनी है ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा ये मेरे सिलेबस का पार्ट नहीं है, मुझे नहीं पढ़ना है इसको। इसीलिए सिलेबस को डिटेल से एक बार नहीं, आपको लग रहा है एक बार में हो गया, नहीं होगा, आपको कम से कम नहीं तो सिलेबस की 5-6 रीडिंग करनी पड़ेंगी बार बार, और यही टाइम है आपके पास, इसको कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको पूरा अपलोड कर दूंगा, आप जितने भी ऑप्शंस हैं उसको देख सकते हैं। ठीक है, अपने ऑप्शंस को देख सकते हैं, मैं PDF अपलोड कर दूंगा। ये टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम पे आप लोग स्कैन कर लीजिए उसको और आप इसको जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, होपफुली आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास अब आपकी होगी, आई थिंक फ्राइडे को है, तो आपको डिफरेंट टीचर आएंगे और वो आपको डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, जय हिंद एंड जय भारत एवरीवन। खजाना वगैरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, डोंट वरी। ऑफिसर्स किट की जहाँ तक बात है वो आपको 7 जनवरी के बाद से डिलीवर होना शुरू होगी। बुक्स भी आपको देर से धीरे धीरे कम से कम 15 दिन लगते हैं, तो 15-20 दिन में आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, यानी कि जब आपका बैच शुरू हो रहा होगा होपफुली आपको सारी किताबें वगैरह सब कुछ आ चुकी होगी। ठीक है, सो वेट एंड हैव पेशेंस, सब चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।